नमस्कार। विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा संचालित केंद्रीकृत ऑनलाइन वर्ग में आपका स्वागत है। कृपया अपना माइक बंद रखेंगे। रघुबर प्रसाद सिंह समन्वयक। नमस्कार। Welcome to the centralized online class conducted by the University Department of Economics, Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga. Please keep your mic off. रघुबर प्रसाद सिंह कोऑर्डिनेटर। नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के क्लास में। चलिए तो शुरू किया जाए। I'm Dr. Rinki Kumari, Assistant Professor, Department of Economics। आज का जो हमारा टॉपिक है गिवन गुड्स एंड कंपनसेटेड डिमांड। तो हमने इससे मेरा क्लास 2 दिन का है, तो हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आज पढ़ाएंगे गिवन गुड्स और नेक्स्ट डे कंपनसेटेड डिमांड। तो गिवन गुड्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि गिवन गुड्स है क्या, इसका इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, डिफिनीशन और टाइप्स ऑफ गुड्स, कंक्लूजन एंड ग्राफ्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गिवन गुड्स है क्या। गिवन गुड्स वर्ड का नाम 19वीं सेंचुरी के ब्रिटेन के स्कॉटिश अर्थशास्त्री सर रॉबर्ट गिवन के नाम पर रखा गया। गिवन गुड वर्ड का डेवलपमेंट अर्थशास्त्री द्वारा तब किया गया था जब उन्होंने देखा कि एक बुनियादी भोजन की कीमत में वृद्धि ने उस विशेष भोजन की डिमांड को बढ़ा दिया था। सर रॉबर्ट गिवन ने ब्रिटेन में एक रिसर्च किया, मतलब शोध किया, जिसमें उन्होंने पाया कि मजदूर दर ब्रेड की प्राइस बढ़ने से ब्रेड की डिमांड में वृद्धि करता है और ब्रेड के कंजम्पशन को घटाने की बजाय और बढ़ा देता है। ऐसा इसलिए हुआ कि ब्रेड की प्राइस में वृद्धि ने मजदूर वर्ग के परचेजिंग पावर को इतना कमजोर कर दिया कि उसने ब्रेड की कंजम्पशन जो महंगे पदार्थ थे उसके कंजम्पशन को कम कर दिया और ब्रेड के कंजम्पशन को बढ़ा दिया। चूंकि ब्रेड की प्राइस पहले से अधिक इंक्रीज हो जाने पर भी दूसरे गुड्स की तुलना में कम थी, इसीलिए लोगों ने ब्रेड की प्राइस बढ़ने पर ही ब्रेड के कंजम्पशन को अधिक बढ़ा दिया। अब इसके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं कि गिवन गुड्स है क्या। किसी गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो लोग कंजम्पशन क्यों बढ़ा देते हैं, तो चलिए इसको हम जानते हैं। सपोज दैट हम एक पुअर पीपुल पर विचार करें जिसमें भोजन पर अधिकतम मासिक खर्च 400 रुपीज करता है और अनाज की मिनिमम कंजम्पशन जो उसका है 50 केजी है। अनाज की खपत की डिमांड को पूरा करने के लिए वह 2 गुड्स का कंजम्पशन करता है, एक राइस और दूसरा व्हीट, मतलब चावल और गेहूं। अब यहाँ हम राइस को एक घटिया वस्तु मान लेते हैं जो व्हीट से चीपर है, सस्ती है, इसीलिए हम उसे गिवन गुड्स मान लेते हैं जो घर के बहुत बड़े खर्च में बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ व्हीट को समान गुड्स मान लेते हैं और हम इसको एक शेड्यूल के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। इससे हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। मेरी स्क्रीन शेयर दिख रही है? स्क्रीन शेयर दिख रही है?
रही है? मेरी स्क्रीन शेयर अब दिख रही है? यस मैम। दिख रही है स्क्रीन पे? हाँ दिख रही है। इसको हम एक शेड्यूल के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। टेबल 1 में देखेंगे कि गुड्स है, प्राइस ऑफ गुड्स है पर केजी, क्वांटिटी डिमांड है केजी में और एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि राइस का प्राइस 5 रुपीज है और क्वांटिटी डिमांड हमारा 40 केजी है और एक्सपेंडिचर उस पर हम 200 वे कर रहे हैं। वीट है उसका पर केजी प्राइस 20 केजी है, क्वांटिटी डिमांड 10 केजी है और एक्सपेंडिचर हमारा 200 है। अब टोटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा 400 रुपीज हो रहा है खर्च। तो ये हम बैलेंस में है क्योंकि 400 हम उस पे कंजम्पशन के लिए रखे थे उसके बराबर है। अब सपोज करते हैं एक ऐसे कंडीशन पर विचार करें जहां राइस की प्राइस 5 रुपीज से बढ़कर 6 रुपीज हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में वर्तमान खपत को बनाए रखने के लिए परिवार को कितनी एक्सपेंडिचर खर्च करने पड़ेंगे। तो इसको हमने टेबल 2 में दिखाया है। अगर राइस की प्राइस 5 के जगह 6 रुपीज हो गई और उसकी क्वांटिटी डिमांड है 40 केजी, तो टोटल जो एक्सपेंडिचर है मेरा वो 240 हो गया और वीट की प्राइस कांस्टेंट है यहाँ पे। तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है वो 440 हो गया, उसमें डिफरेंस हो गया। तो मेरे पास जो इनकम है वो कांस्टेंट है। तो फिर उसकी मेरी आवश्यकता की पूर्ति मैं तो क्या किया यहाँ पे उस परिवार को क्या करना होगा। अब परिवार को अपना कुल व्यय 400 पे रहने के लिए 50 केजी अपने खपत को पूरा करने के लिए अधिक राइस और कम वीट का कंजम्पशन करना होगा, कंजम्पशन करने की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए वो क्या करेगा 6 रुपीज जो प्राइस है बढ़कर वही है। तो उसमें क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे जो चीपर गुड है राइस है उसका वो 43 केजीज परचेज कर रहा है। तो उसका एक्सपेंडिचर है 258 हो रहा है और वीट 20 रुपीज है। तो उसका वो कंजम्पशन को घटा दिया, डिमांड को घटा दिया, उस 10 केजी से 7 केजी कर दिया। तो यहाँ पे हम यही चीज देख रहे हैं जो ब्रेड और मीट में डिफरेंस था जस्ट उसी तरह यहाँ पे उसने राइस और वीट में किया कि जिसकी प्राइस कम थी उसकी क्वांटिटी डिमांड को अधिक बढ़ा दिया और जिसका ज्यादा है उसको कम कर दिया। तो यहाँ पर उसका टोटल एक्सपेंडिचर 390 रुपीज हो रहा है। अब हमने देखा कि प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद राइस की डिमांड 40 केजी से बढ़ाकर 43 केजी हो गई और वीट का डिमांड 10 केजी से घटाकर 7 केजी हो गई। यहाँ राइस को गिवन गुड्स का उदाहरण लिए हैं। हो गया गिवन गुड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर। क्यों कंज्यूमर जो है ब्रेड का अधिक कंजम्पशन करता था, इसलिए कि जो भी नॉर्मल गुड्स है उसका जितना अधिक उसका प्राइस फिर भी नॉर्मल गुड्स की अपेक्षा कम ही रहेगा क्योंकि चीपर गुड्स है। अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए अब गिवन गुड्स को अधिक अच्छे तरीके से जानने के लिए हमें इस एक देखना पड़ेगा कि गिवन गुड्स आया कहां से है, किस किस चीज से रिलेटेड है। तो उसके लिए हमने एक फ्लो चार्ट बनाई है। फ्लो चार्ट दिख रही है? फ्लो चार्ट दिख रही है? यस मैम। इसमें हमने देखा पहले डिमांड है, डिमांड
4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, अदर्स डिमांड। अब इनकम डिमांड है उसका वो दो पार्ट्स में बटा, सुपीरियर और नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, और अदर्स डिमांड है वह ज्वाइंट डिमांड, डिवाइड डिमांड, कंपोजिट डिमांड। तो हमने देखा कि इंफीरियर गुड जो यहाँ पे दिख रहा है उससे थोड़ा सा डिफरेंस है गिवन गुड्स में। तो हमने जब गिवन गुड्स को समझने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, सुपीरियर और नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स। तो हमें यही गिवन गुड्स को देखना है जो हाईलाइट है। तो ये कहां से सब रिलेटेड हुआ, डिमांड से इनकम डिमांड पे आया, इनकम डिमांड से 2 गुड्स में डिवाइड हुआ, फिर जब सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट हुआ तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसे समझने से पहले हम डिमांड को देखेंगे। किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की मात्रा को कहते हैं जो किसी निश्चित समय पर, मतलब सर्टेन टाइम में कंज्यूमर डिफरेंट प्राइसेस पर परचेज करने की क्षमता रखता है। जब किसी भी डिमांड को पूरा करने के लिए हमें 3 शर्तों को पूरा करना होगा। डिमांड की 3 शर्त होती है, पहला डिजायर, दूसरा एबिलिटी और तीसरा विलिंगनेस। डिजायर मतलब इच्छा, एबिलिटी मीन्स कैपेसिटी और विलिंगनेस मीन्स रेडी टू पे, देने के लिए तैयार। अब मेरी डिजायर है कि मैं एक आईफोन परचेज करूं और परचेज करने की क्षमता भी है मेरा, लेकिन यह तय नहीं कर पा रही हूं कि कब परचेज करूं। तो हमने डिमांड की 2 शर्तें को पूरा कर लिया है, बट तीसरी शर्त जो है उसको पूरा नहीं किया क्योंकि कोई समय फिक्स नहीं है, तो पे करने के लिए हम रेडी नहीं है। जो तीसरा शर्त है उसको पूरा, तो ये मेरे द्वारा किया गया डिमांड नहीं कहाएगा क्योंकि हमने तीनों शर्त को पूरा एक निश्चित समय में सर्टेन टाइम में नहीं किया। उसी तरह फॉर एग्जाम्पल कल्पना करें एक भिखारी थी जो एक रेस्टोरेंट के बाहर सड़क पर बैठा है, जिसे जोरों की भूख लगी है और वह तुरंत ही रेस्टोरेंट में खाना चाहता है, पर एक रेस्टोरेंट तब तक उसको अपनी सेवा नहीं देगा जब तक कि वह उस सेवा के लिए भुगतान नहीं कर दे। तो इसने डिमांड की शर्त को तो पूरा किया, कैपेसिटी को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसे उस वस्तु की डिमांड या सेवा नहीं कही जाएगी। तो ये चीज क्लियर हो गया कि डिमांड के लिए हमें 3 शर्त को पूरा करना होगा, तभी मेरा डिमांड कहा जाएगा। क्लियर? अब मैम एक डाउट है मैम। ओके, बोलिए बोलिए। मैम जितना भी गिवन गुड्स है वो तो इंफीरियर गुड्स ही है ना? हाँ, वही तो उसमें फ्लो चार्ट में हमने दिखाया है कि जो नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स था, तो इंफीरियर गुड्स का पार्ट्स में गिवन गुड्स है, लेकिन गिवन नाम का कोई वस्तु मार्केट में आप जाइए परचेज करने के लिए तो नाम से अवेलेबल तो नहीं है, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि गिवन इंफीरियर गुड्स पे मांग का नियम काम करता है और गिवन गुड्स उसका अवहेलना करता है, उसके विपरीत व्यवहार करता है। तो इसके यदि क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है गिवन गुड्स के केस में तो डिमांड उसका बढ़ जाएगा। हाँ, गिवन गुड्स के बारे में तो उसको हम डिफिनेशन देंगे तो बताएंगे, वहां आगे चल के हम लोग उसको समझेंगे। हम यहाँ पे इस कंसेप्ट को, गिवन गुड्स के कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए डिमांड से जहां से रिलेटेड होकर आया है मेरा गिवन गुड्स, वहां पे ले जा रहे हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग वही चीज देखेंगे कि गिवन गुड्स में होता है कि उसका प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ता है, और जब प्राइस घटता है तो डिमांड भी घटता है। उस दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। इसका इनकम के साथ तो इनवर्स रिलेशन है ना? इनकम के साथ, प्राइस के साथ नहीं है।
यस मैम इनकम, वही। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे हम उसी पे चर्चा करेंगे, वहां उसको अच्छे से समझने के लिए हमने इससे रिलेटेड चीज को लिया है, ठीक है ना। तो अब प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से हमारे क्वांटिटी डिमांड पर जो इफेक्ट होता है उसे हम एक शेड्यूल के माध्यम से समझते हैं। अब इस शेड्यूल को देख रहे हैं आप लोग, एक तरफ प्राइस है, दूसरे तरफ क्वांटिटी डिमांड है। हम इसमें देख रहे हैं कि जब प्राइस 10 रुपीज है तो हमारा क्वांटिटी डिमांड 20 है, और जब प्राइस 20 है तो हमारा क्वांटिटी डिमांड 15 है, जब प्राइस 30 है तो हमारा क्वांटिटी डिमांड 10 है। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है हमारा क्वांटिटी डिमांड घट रहा है। इस शेड्यूल में हम देख रहे हैं कि प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है, और प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा है। यहाँ प्राइस और डिमांड में निगेटिव रिलेशनशिप है। अब हम डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो उससे जो कर्व निकल कर आएगा उसे हम डिमांड कर्व कहेंगे। अब इस शेड्यूल को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और उससे जो कर्व आता है उसको डिमांड कर्व कहते हैं। ये हमारा डिमांड कर्व है। इसमें OX एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांड को दिखाया गया है, OY एक्सिस पर प्राइस को दिखाया गया है, और इसमें हमने लिया है 10 रुपीज पे 20 क्वांटिटी परचेज कर रहा है कंज्यूमर, और जब प्राइस 10 से 20 हो गया तो उसने क्वांटिटी डिमांड कम कर दी, 15 है, और जब 30 हुआ तो 10 है। तो उसके ऊपर जो टेंजेंट करके मेरा कर्व आ रहा है वही मेरा डिमांड कर्व है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है कर्व, ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ। अब हम इनकम डिमांड को देखेंगे, डिमांड को देखिए, अब इनकम डिमांड को देखेंगे। इनकम डिमांड का अर्थ वस्तु एवं सेवाओं की उन मात्राओं से लगाया जाता है जो अन्य बातें सामान्य रहने के कंडीशन में कंज्यूमर दी गई टाइम पीरियड में अपने इनकम के विभिन्न स्तर पर परचेज करने की कैपेसिटी रखता है। मतलब इनकम डिमांड में कंज्यूमर जो है वो चाहे प्राइस घटे या बढ़े, सारे परिस्थिति में गुड्स को परचेज करने की कैपेसिटी रखता है। इनकम डिमांड कर्व को जर्मनी के इकोनॉमिस्ट एंजिल के नाम से भी जाना जाता है। इनकम डिमांड को हम एक शेड्यूल के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। इसमें जो शेड्यूल दिया गया है, एक तरफ इनकम लेवल है और दूसरे तरफ क्वांटिटी डिमांड है। जब हमारी इनकम 100 रुपीज थी तो क्वांटिटी डिमांड 25 है। जब हमारी इनकम लेवल 200 हो गई तो क्वांटिटी डिमांड 110 हो गया। इस तरह जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ रहा है। इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है। इस शेड्यूल में हम देख रहे हैं। अब हम इसे एक ग्राफ के द्वारा भी प्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह ग्राफ बनाएंगे जो डिमांड वाला ग्राफ बनाए थे। जब मेरा इनकम लेवल, इसका ग्राफ अवेलेबल यहाँ पे नहीं है इसलिए हम बता रहे, जब 100 था तो 75 डिमांड हुआ, 200 है तो 110 हुआ। तो इसका भी जो कर्व निकल के आएगा जस्ट उसी तरह से ऊपर से नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। इनकम डिमांड, अब इनकम डिमांड जो है वह गुड्स के प्रकृति पर निर्भर करता है। जहां पे हम लोगों ने देखा था कि इनकम डिमांड दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक सुपीरियर और नॉर्मल गुड्स और दूसरा इंफीरियर गुड्स। तो वो क्या था, प्रकृति के आधार पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था। लेकिन हम लोग गिवन गुड्स को देखेंगे, उसके लिए तो वहां पे क्या किए, जब इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण गुड्स तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, क्योंकि इंफीरियर गुड का पार्ट है लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंस है। इसलिए हम उसको जानने के लिए पहले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को देखेंगे।
तो इनकम इफेक्ट गुड्स की प्राइस, इनकम इफेक्ट में गुड्स की प्राइस में कमी होने पर कंज्यूमर की रियल इनकम में वृद्धि होती है, जिसके कारण कंज्यूमर को पहले के कंजम्पशन लेवल को बनाए रखने के लिए उससे पहले की तुलना में कम व्यय करना पड़ता है। जब किसी कंज्यूमर का परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, क्वांटिटी डिमांड के गुड्स के प्राइस कम होने से, तो वह क्या करेगा, ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स की प्राइस डिक्रीज होगी तो परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा और क्वांटिटी डिमांड भी डिक्रीज होगी। और जब गुड्स की प्राइस इंक्रीज होगी, बढ़ेगा, तो परचेजिंग पावर डिक्रीज होगी, कम हो जाएगी और क्वांटिटी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्राइस बढ़ने से हमारा क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा। तो ये जो हो रहा है किसके कारण, इनकम इफेक्ट के कारण। वही यहाँ कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने से कंज्यूमर के कंजम्पशन पर जो इफेक्ट हुआ उसे हम इनकम इफेक्ट कहेंगे। अब इसमें हम टू कमोडिटी है, एप्पल और ऑरेंज। तो कंज्यूमर है उसका इनकम 100 रुपीज मान लेते हैं और दो गुड्स है एप्पल और ऑरेंज। तो कंज्यूमर का इनकम कांस्टेंट मान लेते हैं 100 रुपीज है और ऑरेंज का प्राइस भी कांस्टेंट है, लेकिन एप्पल का प्राइस कम हो गया। तो कंज्यूमर क्या करेगा, अधिक क्वांटिटी यूनिट एप्पल का परचेज करेगा, जो पहले कर रहा था उससे ज्यादा करेगा, क्योंकि उसके इनकम में अगर वृद्धि हो जाएगी तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, जब एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कंज्यूमर दो कमोडिटी को कंज्यूम करता है, एक कमोडिटी के प्राइस चेंज होने से वह दूसरे कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा देता है और दूसरे कमोडिटी के प्राइस चेंज होने से वह पहले कमोडिटी के डिमांड को बढ़ा देता है। तो प्राइस चेंज होने से कंज्यूमर के कंजम्पशन में जो चेंजिंग हुआ उसे हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे मान लेते हैं कि चाय और कॉफी हुआ या वाइन या बियर, कुछ भी, मतलब दो सब्स्टिट्यूट गुड्स को लिए, तो दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा, कंज्यूमर जब यहाँ पे वाइन और बियर है, तो अगर वाइन की पहले से परचेज कर रहा है और अगर बियर का प्राइस कम हो गया तो कंज्यूमर क्या करेगा, वाइन को छोड़कर बियर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर बियर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो कंज्यूमर वाइन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कंज्यूमर के पास ऑप्शन है, तो एक ही तरह का एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसके पास दो कमोडिटी है, तो सब्स्टिट्यूट कर गया। तो इसी कहते सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण वस्तु को तीन भाग में बांटा गया। अब आगे आकर हमने देखा था कि फ्लो चार्ट में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट के कारण गुड्स का 3 पार्ट हो गया। वहीं पे हमारा गिवन गुड्स आया। पहला था सुपीरियर और नॉर्मल गुड्स, दूसरा इंफीरियर गुड्स और तीसरा गिवन गुड्स। तो सुपीरियर और नॉर्मल गुड्स है, सुपीरियर और नॉर्मल गुड्स वह गुड्स होता है जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है और जब इनकम घटती है तो डिमांड भी घट जाती है। नॉर्मल गुड्स में प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि इनकम बढ़ रही है तो डिमांड घट रही है और जब इनकम घट रही है तो डिमांड भी घट रही है, दोनों साथ साथ रही से पॉजिटिव रिलेशन है। इसे हम एक ग्राफ के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। हमने OX एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांड को लिया है और OY एक्सिस पर इनकम लेवल को लिया है। अब जब कंज्यूमर Y इनकम लेवल से
ओ वाई इनकम लेवल पर क्वांटिटी डिमांड ओ क्यू है। यहाँ पर ओ वाई से क्वांटिटी डिमांड ओ क्यू है, और जब इनकम बढ़ जाती है तो वह ओ वाई से ओ वाई वन परचेस करता है, तो उसका क्वांटिटी डिमांड ओ क्यू वन मतलब बढ़ रहा है। तो यहाँ जो डिमांड कर्व निकल के आएगा वह नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ अपवर्ड स्लोपिंग होगा। अब हम इंफीरियर गुड्स को लेते हैं, घटिया वस्तु। इंफीरियर गुड्स वह गुड्स होती है जिन्हें कंज्यूमर हीन दृष्टि से देखता है और इनकम लेवल लो होने या पर्याप्त न होने के कारण कंज्यूम करते हैं। अगर कंज्यूमर की इनकम लेवल अधिक होती तो क्यों घटिया वस्तु परचेज करेगा? उसमें जैसे मोटा, मैम इसमें इसमें साल्ट भी तो है जो कि एक नेसेसिटी गुड है। हाँ हाँ, तो वो नेसेसिटी, ये घटिया तो नहीं है ना? घटिया नहीं तो नमक को घटिया में हम नहीं रखेंगे, वो तो नेसेसरी में हो गया ना। घटिया हम इसको तो इंफीरियर गुड्स में भी एग्जांपल में लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में हम इस चीज को ले रहे हैं कि जो सस्ती वस्तु हुई, ठीक है, नॉर्मल में जो नॉर्मल के अपेक्षा जो उससे सस्ती गुड्स हुई उसको हम लोग लेते हैं घटिया वस्तु में। मान लो कि हम कपड़ा ही लेते हैं, तो नॉर्मल जो ब्रांडेड कपड़ा हुआ और एक मोटा कपड़ा भी हुआ, उसी तरह का सब कुछ हुआ, तो ऑर्डिनरी गुड्स और ब्रांडेड गुड्स जस्ट उसी तरह से हुआ। इसमें घटिया हम जो चीप रेट में मिल रहा है मेरे इनकम के, उसको हम घटिया वस्तु बोल रहे हैं यहाँ पे। वो तो नेसेसरी हो गया, नमक तो आवश्यक गुड्स में आ गया ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ रहा है, कंज्यूमर डिमांड को बढ़ा देता है। इंफीरियर गुड्स, घटिया वस्तु को देखते हैं। इस केस में क्या होता है, इंफीरियर गुड्स वह गुड्स होती है जिन्हें कंज्यूमर हीन दृष्टि से देखता है और इनकम लेवल के लो होने या पर्याप्त न होने पर कंज्यूम करता है। अगर उसके पास इनकम अधिक हो, उसकी परचेजिंग पावर अच्छा हो, क्यों नहीं लेगा वो नॉर्मल गुड्स, क्यों घटिया गुड्स परचेज करेगा? अब ऐसे कंडीशन में जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, वैसे वैसे कंज्यूमर क्या करेगा, नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और घटिया वस्तु को, इंफीरियर गुड्स को कम कर देगा। इसके डायग्राम्स देख रहे हैं इंफीरियर गुड्स को। इसमें क्या हो रहा है कि ओ एक्सिस पर हमने क्वांटिटी डिमांड को लिया है, ओ वाई एक्सिस पर इनकम लेवल को लिया है। तो यहाँ इसमें देख रहे हैं कि जब इंफीरियर गुड्स में जब ओ वाई कंज्यूमर की इनकम है तो क्वांटिटी डिमांड उसका Q1 है, क्यू है, इनकम क्यू है। और जब उसका इनकम बढ़ गया, ओ वाई से ओ वाई वन हो गया, तो उसने अपने क्वांटिटी डिमांड को यहाँ पे देख रहे हैं कैसे, क्यू से घटा के Q1 की तरफ शिफ्ट हो गया, बैक हो गया, मतलब पीछे चला। अब क्या किया, वो नॉर्मल गुड्स की तरफ इनकम बढ़ा तो शिफ्ट कर गया और घटिया वस्तु को छोड़ दिया, कंजम्पशन कम कर दिया। अब हम समझते हैं गिफन गुड्स को। ये स्पेशल काइंड्स ऑफ गुड्स है। यह स्पेशल काइंड्स ऑफ गुड्स ऑफ इंफीरियर गुड्स है जिस पर कंज्यूमर अपनी इनकम का लार्ज पार्ट स्पेंड करता है। जब इंफीरियर गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड भी इंक्रीज होता है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड भी डिक्रीज होता है। गिवन गुड्स के केस में यही होता है। इसमें क्या होता है, प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है। जो हमारा नेसेसिटी वाला गुड्स है मेन, वो तो गिवन गुड्स नहीं ना आएगा। हाँ, गिवन गुड्स में आएगा, लेकिन नेसेसरी गुड्स है तो उसको यूज करना ही करना है। मैम ये तो गुड्स पे भी ना डिपेंड करता है।
गुड्स पे डिपेंड करता है कि जो सस्ती गुड्स है और कॉस्टली, और इनकम पे डिपेंड करता है। जब मेरा इनकम बढ़ेगा तो हम अच्छे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और उसमें नमक में भी क्वालिटी आती है, उसमें भी दो। जैसे जैसे मैम नमक में एक हिमालयन पिंक नमक आती है जो काफी कॉस्टली होती है। हाँ हाँ, लो साल्ट भी करके आती है, एक टाटा भी आता है, बहुत सारा क्वालिटी है। तो क्वालिटी के अनुसार ही इनकम बढ़ता है तो लोग शिफ्ट करता है ना। सुपीरियर गुड हम किसको बोलते हैं? जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो प्राइस भी तो अच्छा लगता है, तो इनकम भी तो चाहिए ना हमें। तो डिमांड उस इनकम के आधार पे हो रहा है। जब मेरे पास पैसा कम है तो हम लो क्वालिटी के गुड्स ही खरीदेंगे ना। तो गिफ्ट गुड्स में होता है कि पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, और प्राइस घट रही है तो डिमांड भी घट रही है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। यहाँ कंज्यूमर इंफीरियर गुड्स को अधिक कंज्यूम कर रहा है क्योंकि उसकी इनकम लो है। इनकम लो होने के कारण उसकी परचेजिंग पावर कम हो गया तो जाहिर सी बात है कि वह लो क्वालिटी का गुड्स खरीदेगा। वो तो सुपर क्वालिटी की तरफ सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, इनकम लो है। और जैसे ही उसका इनकम बिल हाई हो जाएगा तो वो भी शिफ्ट कर जाएगा नॉर्मल गुड्स की तरफ। क्यों घटिया वस्तु और निम्न स्तरीय वस्तु को परचेज करेगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे बात करें पुअर पीपुल का, रोज वो टोन्ड मिल्क का कंजम्पशन करता है क्योंकि उसकी इनकम लो है। अगर उसकी इनकम ज्यादा हो जाए तो फुल क्रीम मिल्क का कंजम्पशन करेगा। दोनों तो मिल्क ही है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है? क्वालिटी का। क्वालिटी के कारण उसने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कम प्राइस वाले गुड्स का कंजम्पशन कर रहा है क्योंकि इनकम लो है। और इनकम जब जैसे ही उसकी हाई हो जाएगी तो उस वस्तु को छोड़ देगा और वह फुल क्रीम मिल्क का कंजम्पशन करने लगा, टोन्ड मिल्क को छोड़ देगा। इसीलिए तो इनकम इफेक्ट को पता है कि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण गुड्स पे क्या असर होता है, उसके डिमांड और प्राइस के में क्या चेंजिंग होता है। तो इफेक्ट का ही तो इस असर है इनकम का। तो इनकम इंफीरियर गुड्स को पार्टिकुलर हम एक इंफीरियर गुड्स नहीं कहेंगे। इंफीरियर गुड्स वह गुड्स होगा जो एक कंज्यूमर बस इसलिए परचेज कर रहा है कि उसकी इनकम लो है, उसकी मजबूरी है परचेज करना। इससे हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। OX एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांड को दिखाया गया है, OY पर प्राइस को दिखाया है, किसकी? गिवन गुड्स के। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जब मेरा प्राइस OP पे है तो क्वांटिटी डिमांड हमारा Q है। जब प्राइस बढ़ के P1 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ गया, Q1 हो गया। लेकिन जब प्राइस घट गया ओ से PO हो गया तो क्वांटिटी डिमांड भी देख रहे हैं Q से QO हो गया। मतलब जब बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ रहा है, और जब प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी डिमांड भी घट रहा है। जब अब यहाँ मैम इसमें भी एक्सेप्शन है ना? हाँ, एक्सेप्शन है, उसको हम लोग देखेंगे गिफेन पैराडॉक्स में। गिफेन पैराडॉक्स में मैम जैसे कि 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, और मैम एक डिप्रेशन या फिर रिसेशन में लोगों का जो है इनकम घट जाता है और प्राइस की मतलब इनकम भी घट जाती, सॉरी प्राइस भी घट जाती है, तो लोग चीप गुड से एक्सपेंसिव गुड में कम पैसे में ही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्या बोले? फिर से रिपीट। मैम एक रिसेशन में, जैसे कि 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, उसमें हमने देखा था कि जो कॉस्टली जो मतलब है प्रोडक्ट, चूंकि उसका डिमांड जो है बहुत ज्यादा घट गया, इसलिए उसका प्राइस भी घट गया था, तो लोग सस्ती कीमत में एक्सपेंसिव गुड को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। हाँ, क्योंकि उनकी आवश्यकता की जिससे पूर्ति हो जाती। और बहुत तो होता है कि जैसे गुड्स ही हैं और हम लाइक कर रहे हैं इंफीरियर गुड्स को ही, हमको सुपीरियर गुड्स नहीं अच्छा लग रहा है, या फिर और भी रीजन। अब सपोज कीजिए कि डॉक्टर है, किसी को मिल्क जो फुल क्रीम मिल्क है उसको नहीं खाने के लिए मना कर दिया है, तो क्या करेगा? टोन मिल्क ही खाएगा। तो उसकी तो कैपेसिटी है ना परचेज करने की, लेकिन उसको नहीं खाना इसलिए वो नहीं ले रहा है, तो उस केस में ऐसा होगा। अब गिफेन का पैराडॉक्स आया। अब ये हो रहा है कि जब घटिया वस्तु इंफीरियर गुड्स है उसकी कीमत कम हो जाए तो क्या होगा? गिफेन का विरोधाभास उत्पन्न होगा।
जब कंज्यूमर की दो गुड्स में एक गुड्स घटिया वस्तु है और दूसरी श्रेष्ठ वस्तु है, तो गिफेन पैराडॉक्स उत्पन्न होगा। इंफेरियर गुड्स वे होती है जिनका कंजम्पशन कंज्यूमर द्वारा इसलिए किया जाता है कि कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम और सुपीरियर गुड्स के हाई प्राइस के कारण लो प्राइस वाली वस्तु का कंजम्पशन करता है। ऐसे सिचुएशन में इंफीरियर गुड की प्राइस जब डिक्रीज होती है, तब कंज्यूमर प्राइस डिक्रीज होने के कारण सृजित अतिरिक्त आय से, एडिशनल परचेजिंग पावर से सुपीरियर गुड्स का कंजम्पशन बढ़ा देता है। प्राइस कम होने के कारण क्या किया, वो सुपीरियर गुड की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई घटिया वस्तु के प्राइस घटने से, तो घटिया वस्तु का कंजम्पशन घटा देता है। अब यह घटिया वस्तु की प्राइस डिक्रीज होने पर उसकी डिमांड डिक्रीज होगी। मांग के इस विरोधाभास की ओर सबसे पहले रॉबर्ट गिफेन ने ध्यान आकृष्ट किया। उन्हीं के नाम पर इसे गिफेन पैराडॉक्स नाम दिया गया। इसका डायग्राम है, OX एक्सिस पर हमने क्वांटिटी ऑफ इंफीरियर गुड्स के क्वांटिटी को दिखाया है और Y एक्सिस पर इंफीरियर प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स को दिखाया है और DD यहाँ इंफीरियर गुड्स की डिमांड कर्व है। जब इंफीरियर गुड्स की प्राइस डिक्रीज होकर OP से OP1 हो गई, तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है। तब कंज्यूमर इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन OQ से घटाकर OQ1 तक आ जाता है, सुपीरियर गुड का कंजम्पशन बढ़ा देता है। यहाँ इंफीरियर गुड्स की प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है। इंफीरियर गुड्स की प्राइस डिक्रीज हो रही है तो डिमांड भी डिक्रीज हो रही है और प्राइस और यही मांग के नियम का अपवाद है। हो गया क्लियर? अब डिफरेंस इंफीरियर गुड्स और गिफेन गुड्स में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या था, जिसके कारण वो भी घटिया वस्तु और ये भी निम्न स्तरीय वस्तु है, दोनों तो वही है। तो डिफरेंस क्या था कि इंफीरियर गुड्स पर मांग का नियम लागू होता है, जबकि गिफेन गुड्स पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। इंफीरियर गुड्स में कंज्यूमर अपनी इनकम का छोटा पार्ट व्यय करता है, जिसके कारण आय प्रभाव कमजोर रह जाता है। लेकिन गिफेन गुड्स पर कंज्यूमर इनकम का बड़ा पार्ट, एक लार्ज पार्ट इन्वेस्ट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनकम इफेक्ट अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो हमने गिफेन गुड्स के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब इससे यही पता चला कि गिफेन कोई कंक्लूजन यही हुआ कि गिफेन कोई वस्तु का नाम नहीं है जिसे हम मार्केट में जाकर परचेज कर सकें, बल्कि एक विशेष प्रकार की परिस्थिति है, आपदा है, जो मांग के नियम के विपरीत व्यवहार करती है। जब कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो वह चीपर गुड्स का कंजम्पशन अधिक करता है, और जब इनकम बढ़ती है तो ऑलरेडी वो नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन करता है। गिफेन गुड्स निश्चय ही इंफीरियर गुड्स की श्रेणी में आता है, बट सभी इंफीरियर गुड्स गिफेन गुड्स नहीं है। यही था हमारा गिफेन गुड्स। कोई कंफ्यूजन?
कोई क्वेश्चन? मैम आईफोन एक वेबलेन गुड्स है। क्या? मैम आईफोन वेबलेन गुड्स है। हेलो, क्या बोले? रिपीट क्वेश्चन। मैम आईफोन जो है वो वेबलेन गुड्स है। आईफोन तो नॉर्मल गुड्स हुआ, सुपीरियर गुड्स है। इनकम ज्यादा है, उसकी प्राइस ज्यादा है, तो इनकम ज्यादा होगी तब तो हम उस गुड्स को परचेज करेंगे। मैम वो लग्जरी प्रोडक्ट है ना। हाँ, लग्जरी प्रोडक्ट है। अब एक कम प्राइस वाला भी एंड्रॉइड सेट आता है, हर एक कंपनी का अलग अलग प्राइस है, लेकिन आईफोन तो एक ब्रांडेड है और अच्छे क्वालिटी की है, तो उसका प्राइस भी ज्यादा। तो इसीलिए ना हम इनकम इफेक्ट को बताए थे कि इनकम इफेक्ट के कारण परचेजिंग पावर पे क्या असर पड़ता है। मैम जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो आईफोन का डिमांड भी बढ़ेगा। डिमांड भी बढ़ेगा और उसका सब्स्टिट्यूट भी आ जाता है उसके पास। जब लॉन्च करता है कोई भी गुड्स मार्केट में तो उसका सब्स्टिट्यूट भी आ जाता है। मैम पर आईफोन का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना अभी। एप्पल भी तो उसी के कैटेगरी में है ना। एक जो भी हायर क्वालिटी मतलब हाई प्राइस वाला होगा तो उसका क्वालिटी भी तो हायर होता है। जैसे सपोज कीजिए एक क्लॉथ का एक मोटा कपड़ा भी आता है और एक पतला कपड़ा भी आता है, तो पतले कपड़े की क्वालिटी अलग होती है तो उसका प्राइस भी ज्यादा होता है। ये जो हमारा गिवन गुड्स है या जो भी गुड्स परचेज, इस सब इनकम प्राइस और डिमांड से रिलेटेड था ये टॉपिक। और इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का प्रभाव है। इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के प्रभाव को ही समझने के लिए गिवन गुड्स आया है। नहीं तो पहले तो दो पार्ट था गुड्स का, एक था सुपीरियर और एक था इंफीरियर। हम लोग भी मार्केट में परचेज कोई सामान करने जाते हैं, गुड्स लेने जाते हैं, तो जो महंगे क्वालिटी की महंगा होता है उसे कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी की है, और उससे जो थोड़ा सस्ती होती है तो उसे हम लोग भी बोलते हैं कि ये घटिया है, थोड़ा कम रेंज का है। लेकिन गिफेन नाम से कोई गुड्स को हम लोग भी नहीं जानते कि गिफेन कोई गुड्स का नाम भी है। मैम जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है और साथ में उसका डिमांड भी सब्सिक्वेंटली बढ़ता है तो उसी को ना वेबलेन गुड्स कहते हैं। हाँ, पार्टिकुलर वस्तु नहीं होता, वो हमारे इनकम और प्राइस पे डिपेंड करता है और क्वालिटी पे। और मैम वेबलेन गुड जो है उसको लग्जरी गुड के कैटेगरी में ही ना रखते हैं, तो मैम आईफोन नहीं हुआ वेबलेन गुड्स। आईफोन भी होगा। अब इससे रिलेटेड गिवन गुड्स से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है? देखिए, ये तो एक छोटा गिवन गुड था, लेकिन इस तक हमको पहुंचने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कितने दूर तक जाना पड़ा। डिमांड से इनकम डिमांड, इनकम डिमांड के पार्ट्स को समझे, फिर वहां जो इफेक्ट पड़ा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, उसके बाद हम गिवन गुड्स पे आए, तब इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किए कि नहीं, इनकम इफेक्ट भी पड़ता है और सब्स्टिट्यूट भी किया जाता है कुछ को, तब क्लियर होता है। मैं इसको समझने के लिए हमने फ्लो चार्ट को दिखाया था कि कैसे कैसे आना पड़ा यहाँ तक। मैम गिफन गुड्स के केस में जैसे ही उसका प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड भी सब्सिक्वेंटली बढ़ता है, तो यदि उसका प्राइस बहुत ज्यादा हो गया गिफन गुड्स का तो क्या किसी केस में वो नॉर्मल गुड्स बन सकता है?
नॉर्मल गुड्स वो कभी नहीं बन सकता है। गिफेन इसलिए नाम दिया कि सपोज कीजिए हमने ब्रेड और गिफेन रॉबर्ट गिफेन जो रिसर्च किए थे तो उन्होंने देखे कि वहां का मजदूर वर्ग ब्रेड का कंजम्पशन ज्यादा कर रहा था, उसकी अपेक्षा मीट या अदर गुड्स का कंजम्पशन कम कर रहा था। क्यों कर रहा था कि कितना भी होगा इसका प्राइस बढ़ेगा गिफेन गुड्स का, तो एक मान लीजिए ब्रेड है तो उसका प्राइस अगर बढ़ता है, अभी अगर 40 रुपीज होगा, उसका प्राइस बढ़ता है 20 रुपया 30 रुपया कितना 100 तक भी हो जाए, फिर भी तो वो मीट की अपेक्षा कम ही है। अगर वो कांस्टेंट भी मीट का रेट है तो वो कभी भी कंपेरिजन गिफ एंड गुड्स नॉर्मल गुड्स का नहीं कर सकता है। नॉर्मल हमेशा नॉर्मल रहेगा, लेकिन गिफन और इंफीरियर चेंज होते रहता है, क्योंकि कभी भी उतना नहीं बढ़ सकता है जितना नॉर्मल गुड्स का बढ़ेगा। और जो मजदूर वर्ग है उन्होंने यही ना रिसर्च किया वहां पे कि मजदूर वर्ग ब्रेड का प्राइस बढ़ने पर ब्रेड का कंजम्पशन और अधिक घटाने की बजाय बढ़ा दिया। तो हमने राइस और व्हीट का एग्जांपल लेके बताया आपको कि प्राइस घट रहा है बढ़ रहा है राइस का, फिर भी वो उसी का डिमांड ज्यादा कर रहा है। क्यों डिमांड कर रहा है? क्योंकि वो कितना भी था तो गेहूं का प्राइस हमने 20 रुपया लिया था और राइस का लिया था 5 से 6 रुपीज तक बढ़ाए थे। अगर 10 रुपीज तक भी बढ़ाते तो भी तो 20 की अपेक्षा वो कम था। तो इसीलिए लोग मजदूर के वर्ग के पास जो इनकम होगा उसी में ना वो परचेज करेगा। तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, गिफन गुड्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। गिफन गुड्स हम बोले ना दिखाया गया उसी तरह तो मिल्क और का हमने आवाज में कट रही है। हेलो, और नॉर्मल गुड्स में आ गया फुल क्रीम मिल्क, तो क्वालिटी वहां पे आ गया ना। तो घटिया क्वालिटी की आ गई तो हम उसको घटिया वस्तु, घटिया नाम से मार्केट में आप जाएंगे गुड्स परचेज करने के लिए तो वहां शॉपकीपर को बोलेंगे कि हमें घटिया वस्तु चाहिए, या फिर वस्तु का नाम ही नहीं बोलिएगा कि हमको ये वस्तु चाहिए लेकिन इतने प्राइस का, कम रेंज का, ज्यादा रेंज का। अब नमक में आप ही बोले कि क्वालिटी लो साल्ट है, टाटा है, बहुत सारा है, तो हम मेरे पास जो इनकम होगा जो पैसा होगा वही ना हम कंजम्पशन करेंगे और परचेज करेंगे। मैम सॉल्ट में जो गरीब है वो भी टाटा और ये अन्नपूर्णा खाता है, और जो रिच है वो भी तो वही खाता है। नहीं मतलब देखिए यहाँ पे एग्जाम सपोज किया जाता है, एग्जाम्पल लिया गया है, कोई का पार्टिकुलर वस्तु तो नहीं है गिफेन ना, अब नमक ही है उसमें क्वालिटी है, लेकिन हम नाम गिफेन का नहीं ना दे सकते क्योंकि पार्टिकुलर वस्तु तो नहीं है गिफेन। इसलिए ना इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को पढ़ाए हैं कि इनकम बढ़ेगा तो अच्छे क्वालिटी, मतलब टाटा नमक है वो कितना अभी दे रहा है 22 रुपए या 25 रुपए में होगा, और वहीं पे अन्नपूर्णा नमक है उसका कितना प्राइस होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा 10 रुपीज हो, तो वही जहाँ भी सब्स्टिट्यूट का बात आता है सब्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पे हमेशा हम लोग टी और कॉफी हम लोग का कॉमन एग्जाम्पल हम लोग रिलेट करते हैं, लेकिन देखा जाए कॉफी हमेशा टी से काफी महंगा रहता है चाय पत्ती से। तो हो जाता। अब मान लीजिए कि हम लोग किसी सीजन में कपड़े के लिए ही वेट करते हैं कि ये रिलायंस का, इस ब्रांड का, उस ब्रांड का है, अब इस सीजन में ऑफ होगा तो हमें इतने प्राइस पे ही मिल जाएगी, तो वेट करना पड़ता है ना उसके लिए। अब एक सब 50 रुपए में मिलता है, एक 2500 में भी मिलता है। तो कभी कभी रियर केस में होता है कि ऑफ उस पे डिस्काउंट दिया जाता है, कुछ ऐसा रहता है जो मेरे बजट में आ जाए तभी हम परचेज करते हैं। डिमांड में हर जगह हम लोग टी का सब्स्टिट्यूट कॉफी को डालते हैं और कॉफी का टी को डालते हैं, तो है ना सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब तो हम मेरे रूटीन में है कि हम रोज टी लेंगे और मेरा बजट टी के लायक ही है, तो अब हम देख रहे हैं कि आज जो हम टी पी रहे थे तो उसका प्राइस बढ़ गया कॉफी की अपेक्षा, तो कॉफी की अपेक्षा बढ़ गया तब तो कॉफी मेरे लिए सस्ती हो गई ना, तब हम उसकी तरफ शिफ्ट करेंगे क्योंकि इससे चीपर होगी तब, नहीं तो नहीं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं करेंगे।
मैम यदि ऐसा हो कि सिर्फ टी ही अवेलेबल है, कॉफी है ही नहीं, क्या? मतलब मैम यदि टी और कॉफी का हम एग्जांपल देते हैं, यदि कॉफी है ही नहीं, सिर्फ टी ही है, फिर क्या होगा? ऐसा थोड़ी नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल है, क्या कहते हैं, सपोज करते हैं, मान लेते हैं, एग्जाम्पल देने के लिए हमने मान लिया, और रियल में कॉफी और टी है, तभी तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर नहीं होता तो फिर हम ढूंढते कि क्या होगा या नहीं होगा, तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता ही नहीं, तो केवल इनकम इफेक्ट ही रह जाता। इनकम बढ़ती तो हम परचेज करते, नहीं बढ़ती, कम रहता तो कम करते। उसी के लिए तो सब्स्टिट्यूशन आया कि सब्स्टिट्यूट है मेरे पास, चीनी है तो उसका भी गुड़ है, सबका रिलेटेड सब्स्टिट्यूट है मेरे पास। मैम जब हम सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं जैसे कि कॉफी में, तो ओवरऑल हम कॉफी की बात कर रहे हैं या फिर किसी खास ब्रांड के, जैसे कि ब्राजीलियन कॉफी या फिर मॉस्कोटन कॉफी, या फिर ओवरऑल हम कॉफी की बात कर रहे हैं? ओवरऑल कॉफी की। बोले ना, प्राइस और इनकम के कारण सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो कोई भी ब्रांड की हम लेंगे, जितनी बड़ी ब्रांड लेंगे उतना हमें पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा, तो उसके लिए परचेजिंग पावर चाहिए ना, हमें इनकम भी तो चाहिए। ब्रांड तो एक ही कॉफी है तो उसके भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं ना, नेस्कैफे है, कौन कौन है, बहुत सारा है। तो मेरा जो बजट होगा, जो इनकम होगा, हम उसी के अंदर ना परचेज करेंगे। अगर नहीं मेरे बजट के बाहर हो जाएगा तो हम नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हम यूज कर रहे हैं वही करेंगे, कंजम्पशन वही मेरा रहेगा। मैम एक नॉर्मल कॉफी होता है जो कि काफी चीप है, फिर एक इंडोनेशियन कॉफी होता है मैम जो कि इतना ज्यादा महंगा है कि रिच भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो नॉर्मल गुड्स ही ना रहेगा। अब रीच भी नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो उसमें क्या, क्या नॉर्मल है, वो तो गुड्स नॉर्मल ही है। रीच भी कैसे नहीं परचेज करेंगे? जो ऊपर के लोग हैं, जो भी मतलब जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, क्यों नहीं परचेज करेंगे? अब घटिया वस्तु और सुपीरियर गुड्स में जो बताएं तो वही चीज है कि जिस अंतर अभी तक आपका क्लियर नहीं हुआ। गिफे नहीं मैम, हो गया मैम। हो गया ना? अब कल हम लोग पढ़ेंगे कंपनसेटेड डिमांड, क्षतिपूर्ति मांग, तो उसमें भी सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट ही है, लेकिन उसका रीजन दूसरा है। मैम एक होता है डिराइव डिमांड, ये क्या होता है? क्या? डिराइव डिमांड। डिराइव? यस मैम। वो इस टॉपिक से बाहर है। डिराइव डिमांड क्या होता है? हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसमें जो जो चीज आया उसके कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, तो इससे राइज क्वेश्चन कर सकते। ओके मैम, थैंक यू मैम। नो सर। थैंक यू, थैंक यू। अभी रहती है। प्रेजेंटेशन शुरू करो क्या?
दिख रहा है? हेलो हेलो? यस सर। पहले ये बताओ कि मधुबनी आपके कॉलेज से कितने स्टूडेंट हो यहाँ? कितने हैं? हाँ? नहीं है। साउंड क्लियर नहीं आ रहा? हेलो हेलो? यस सर, अब आ रही है। क्लियर है साउंड? यस सर, क्लियर है। ठीक। आर के कॉलेज से कौन कौन विद्यार्थी हो यहाँ? एक भी हो? नो सर। नहीं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। हेलो? यस सर, मैं आर के कॉलेज से हूँ। आर के का क्या नाम है तुम्हारा? प्राची। क्लास क्लास आना चाहिए ना। 50% ऑन हो चुका है। सर यहाँ भी ऑफलाइन में भी तुम लोग 9-10 ही हो, ऑनलाइन भी वही हाल है। हाँ? ठीक है, चलो हमारा टॉपिक है आज, टॉपिक ऑफ लेक्चर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया। ये टॉपिक देखो, अभी जो तुम शुरू करोगे पार्ट 1 से पीजी करोगे तब तक ये चलता रहेगा, समझे? अगर तुम एसएससी बीपीएससी या कोई भी एग्जाम जाओगे तो हमेशा जनरल स्टडीज में या इकोनॉमिक्स पेपर लेकर अध्ययन करोगे तो हमेशा आते रहेगा। ठीक है, मेरा स्लाइड इंग्लिश में है लेकिन मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पहले हम आज का टॉपिक में पढ़ेंगे कि ग्रीन हरित क्रांति का उद्भव कैसे हुआ, हरित क्रांति क्या है, भारत में हरित क्रांति के लाभ और दोष क्या हुए, है ना? कल हम लोग पढ़ेंगे उसका। हेलो, क्या बोल रहे हो? ठीक है, हरित क्रांति क्या है, हम हरित क्रांति के लाभ और दोष पढ़ेंगे और बाकी का उसके प्रभाव और उपलब्धियां कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, विशेषता निष्कर्ष। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में नहीं शुरू हुआ था। इसका उद्भव हम अनुभव इनका मैक्सिको में नॉर्मन बोर्लन प्रोफेसर थे, वो एग्रीकल्चर के, उन्होंने ही पहले इनका एडवांस इसकी मॉडर्न टेक्निक यूज करके केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सारे चीज को क्रिएटेड करते एक फार्म का अध्ययन किया है। वहाँ एक बार मैक्सिको में एक जर्नल प्रकाशित हुआ क्या कि अर्थव्यवस्था में लोगों को भरण पोषण करने के लिए हमें, जैसे वर्ल्ड वार हुआ था, जो वर्ल्ड वार हुए है ना 1945 के बाद वर्ल्ड वार, तो खाद की समस्या, खाद्यान्न की समस्या बहुत होने लगी। तो उन्होंने जोर दिया कि खाद्यान्न इस तरह नहीं बढ़ेगा जब तक हम लोग फार्म लाइन को इंक्रीज नहीं करेंगे। लेकिन ये जो अर्थशास्त्री थे या एग्रीकल्चरिस्ट हैं, साइंटिस्ट, उन्होंने इसको डिस्कार्ड करते हुए को बोला नहीं, हम जो हमारे पास फार्म लाइन है हम उसी का यूटिलाइज करते हुए इसको हम अपना प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं।
तो ग्रीन रेवोल्यूशन का ग्लोबल इम्पैक्ट सबसे पहले मैक्सिको में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, भारत में इसको हम लोग तो पहले तुम लोग पढ़े होगे चैप्टर में कि अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता से पहले कैसी थी, स्वतंत्रता के पास के मनोस्तर क्लास ले रहे थे, उस दिन हम भी एंट्री किए थे तो पढ़ रहे थे। उसके बाद तुम लोगों ने प्लानिंग कमीशन पे पहला कमीशन पे जोर दिया गया था कि एग्रीकल्चर को कैसे विकसित किया जाए, एग्रीकल्चर के फिर बाद हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करने। फिर भी हम लोगों ने क्या किया, जो चीज मैक्सिको वाले बोल रहे थे कि फार्मलैंड को इंक्रीज करके ही हम भरण पोषण के लिए खाद्यान्न उत्पादन करते हैं, लेकिन वो चीज नहीं हो रहा था। तो फिर हमारे इन इंडिया मिड 1960 ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ग्रेजुअली रिप्लेस बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड फार्म प्रैक्टिसेस इन इंडिया वेजिटेबल रिवोल्यूशन टेक प्लेस इन आवर कंट्री, है ना। तो 1960 में 1950 में पहला प्लानिंग, फिर 56 में दूसरा शुरू हुआ, 7 में तो अकाल की समस्या है। तो जो एग्रीकल्चर फैसिलिटी डेवलप एरिया थे जैसे हरियाणा, पंजाब, ये सब एरिया क्या था, सारा चीज संसाधन वहाँ अवेलेबल है जो ग्रीन रेवोल्यूशन को चाहिए था, है ना। ये महंगा कैसी है, ये तुम्हारा जो बोलोगे कैपिटलिस्ट फार्मिंग टाइप का था। तो जो विकसित हैं कृषक लोग हैं, अभी भी देखोगे तो पंजाब हरियाणा वाले अभी भी देख रहे हो ना कि वो लोग क्रांति कर रहे हैं कि हम सब मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस को हटने नहीं देंगे। क्यों हटने नहीं देने के लिए वो लोग जोर दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग जीवन निर्वाह कृषि नहीं करते हैं। अगर वो बड़े लेवल पे ह्यूज अमाउंट पे करते हैं वो खेती, अगर वो सरकार गारंटी नहीं देगी कि आपका फसल हम नहीं खरीदेंगे तो कहाँ इसको कंज्यूम करवाएंगे, है ना। तो इस स्थिति में उसको नुकसान ही सहना पड़ेगा। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए ये लोग विरोध में अभी तक डटे हुए हैं। वही चीज तुम देखोगे कि बिहार, उड़ीसा, इन सब क्या है, ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन तो होता नहीं है, तो ये तो ज्यादा मार्केट के लिए अवेलेबल नहीं है। इस कंडीशन में वो लोग ओपन में भी बेच देते हैं, किसी को बेच देते हैं, उनको प्रॉफिट ही होता है। लेकिन वो लोग अभी भी डटे हुए हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, हरियाणा और ये वाले लोग इसलिए ही डटे हुए हैं क्योंकि उनका उत्पादन बढ़ जाएगा, शेष बढ़ जाएगा तो कौड़ी के दाम बिकेंगे, बड़े बड़े व्यापारी उसे ले जाएंगे और वही प्राइस टैगिंग करके मॉल में बेचेंगे, तो हम लोग हंसते हंसते जाके उसको खरीदेंगे। हम लोग भी खरीदते हैं, है ना। ये चीज सारी समस्या थी। तो 1960 में एक प्रोजेक्ट बनाकर इसको, हाँ हेलो सर, इसमें तो और फैक्टर्स थे ना सर। हाँ बता रहा हूँ, अभी तो शुरू इंट्रोडक्शन नहीं सर, मैं ये बोल रहा था सर कि जैसे आज देखिए झारखंड के पास 40% टोटल देश का मिनरल रिसोर्सेस है सर। उसी तरह से चूंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है यूपी या फिर पंजाब में इसलिए ज्यादा सक्सेसफुल हुआ सर क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिकल विलिंगनेस थी वो ज्यादा थी। नहीं, वो फैसिलिटीज अवेलेबल है वहाँ। सिंचाई की सुविधा जो तुम्हारे ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए चाहिए, वहाँ सिंचाई की सुविधा है, फर्टिलिटी लैंड वहाँ अवेलेबल है क्योंकि 12 मास वहाँ का नदिया का पानी उसको मिलते रहता है। वो डिपेंडेंसी जो मानसून पे अर्थ है, रीजनल डिस्पैरिटी है ना हमारे देश में। तुम देखोगे एक सेक्टर फैसिलिटी तो आज झारखंड के पास इतना चाहता है कि उसे नंबर 1 स्टेट होना चाहिए मिनरल में। तो अभी भी तुम्हारे नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार में जो झारखंड है वो अभी भी नॉर्थ बिहार से तो विकसित ही है ना। तो उसका तो वो शासन भी जो अभी भी आजाद हुआ, करप्शन प्रैक्टिस जितना है तो अभी भी वो डेवलप नहीं कर रहा है। वही छत्तीसगढ़ को देखो, वहाँ सब चीज पहले से वो डिफाइन है, कैसे आरक्षण देना है, कैसे क्या करना है, कैसे कौन शासन वर्ग को कितना मिलना है, भागीदारी चाहिए। झारखंड में ही हम आते हैं, हम धनबाद से ही है, समझे। तो वहाँ तुम्हारा ये नॉर्थ बिहार सबसे बहुत अच्छा है कंडीशन फिर भी, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है। तुम कैसे बोल रहे हो झारखंड डेवलप नहीं, मिनरल रिसोर्स तो है, तो मिनरल रिसोर्स सब कंजप्शन वो तो पूरा देश को भी नहीं मुहैया करा के, वहीं सिर्फ कंजप्शन थोड़ी हो रहा है। उसी तरह तुम्हारा देश का जो सर जिस हिसाब से होना चाहिए सर उस हिसाब से तो नहीं हो रहा है ना। आई मीन आप HRD देख लें, इलेक्ट्रिसिटी रेट देख लें आप। तो अलग राज्य इसलिए ही बनाया गया कि उसका विकास हो सके उस क्षेत्र का, फिर भी अभी तक नहीं हुआ। झारखंड का भी वही हाल है। उड़ीसा में देखो, उड़ीसा में थोड़ा ठीक हुआ है, उड़ीसा में भी मिनरल रिसोर्स है, वहाँ भी रीजनल पार्टी हावी है, देखो उतना साल से शासन चल रहा है। यहाँ थिंकिंग है, पॉलिटिकल विल पावर की कमी के कारण भी ऐसा है ना। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत टाइम खींचता है। अभी वही बता मोदी जी आए कि पॉलिटिकल जो विल पावर है वो बहुत ज्यादा सर जरूरी है। जैसे सर हम देखिए सर, टाटा ने जब अपना इंडस्ट्रियल लगाना चाहा सर कोलकाता में, तो 2008 में उसका इतना प्रोटेस्ट हुआ कि उसको गुजरात जाना पड़ा।
वो तो उसी के लिए वो एग्रीकल्चर, देखो हमारे देश में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने हैं ना, वो चाइना की ब्रिटिश चाइना क्या था 1978 में वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट लाए थे। उन्होंने सब चीज को डिफाइन करके किया। हमारा यहाँ पहले तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत डेवलप है, यहाँ सर्विस सेक्टर पहले डेवलप हो गया और इंडस्ट्रियल अभी भी हम बहुत पीछे हैं, डबल डिजिट में भी अभी तक ग्रोथ नहीं पहुंचा, 70 साल हो गया। तो इसको कैरी तुम करोगे चाइना से कंपेयर, चाइना भी तो ह्यूज पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ का डेमोक्रेसी वहाँ का गवर्नमेंट फॉर्म और हमारा गवर्नमेंट फॉर्म बहुत जमीन आसमान फर्क है। यहाँ लोगों को हित को पहले देखा जाता है। तो जो सिंगूर वाला केस था वहाँ क्या था, वो बोला गया कि फटाइल लैंड पे दे दिया गया। वहाँ पे विल पावर उस समय जो वाम दल के सरकार थे, तो उसके विपरीत ममता बनर्जी अभी जो चीफ मिनिस्टर है वो, उन्होंने विरोध किया। उसी से तो वो साथ में कि ये पटाइल लैंड को दे दिया गया, इसी पे बवाल उठाकर उनको वहां से किकआउट करवा के गुजरात ले गया। अगर वो मिल जाता तो कितना को रोजगार मिलता वहाँ, है ना, झारखंड से, बिहार से, यूपी से कितने को मिलता है। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारा अभी भी देखो नोएडा, कुछ कुछ क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल लाभ है, सब जगह नहीं है ना। जहाँ करोगे तुम, झारखंड में भी एनटीपीसी कितने बार कोशिश की है, पतरातू इस सब एरिया में, वहाँ जो रीजनल है वो लोग विरोध करते हैं क्योंकि वो जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं। अगर वो हो रहा है तो उन लोग को हटा दिया जाता है ना। तुमको हम आज की डेट में बताएंगे, झारखंड में जमीन लोगे ना, वहाँ CNT एक्ट है लगा हुआ, वहां से तुमको अगर जमीन अदर कास्ट से तुम ले, फॉरवर्ड कास्ट से ले सकते हो, लेकिन लोअर कास्ट से तुम नहीं ले सकते हो। वहाँ रिस्ट्रिक्टेड किया। क्यों किया? क्योंकि वो पूरा रिटेल सेक्टर वहाँ बहुत ये जो होता है ना, कंस्ट्रक्शन वर्क करते जा रहे हैं, सब जमीन जो मूल वासी है उन लोग को खदेड़ के भगा देंगे। इस कारण वहाँ रिस्ट्रिक्शन है, समझे। इस कारण भी सर वहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन भी सर नहीं होता है ना वहाँ पे। हाँ, नहीं होता है अभी जमीन का, 2011 के बाद रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, समझे। वो सब छोड़ो, वो इंडस्ट्रियल के लिए है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जब पढ़ोगे ना तुम, तो कैसे लोकलाइजेशन करता है वो सब समझता है। लेकिन हमको अभी एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मिड 60 में इसको प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस किया गया था। वही टेक्नोलॉजी, हाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी कर सकते हो, या मेडिकल चीज फर्टिलाइज और भी यूटिलाइज किया गया था, उसी को ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, ये क्या था? बिगिनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ओपन टेक्विटा नॉर्मन बोलमेंग, अमेरिकन साइंटिस्ट इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर। 1940 से पहले मैक्सिको की स्थिति क्या थी? वो आयात करके वो अपना भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जब आया इसको इंट्रोड्यूस किया ग्रीन रेवोल्यूशन को 1950-60 में, ये प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। इन्होंने एक रॉकफेल फाउंडेशन बनाया, जो यहाँ इसने अचीवमेंट फुल अचीव किया। उन्होंने उसको नॉलेज को अदर कंट्री में भी उसको डिस्ट्रीब्यूट या शेयर करने लगे। तो इंडिया में भी इसको कॉन्टैक्ट किया गया था। तो पहले तो 1960 में वो राइस वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया गया, जो उसमें अधिक इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड, चावल के लिए तो अधिक इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए ना, तो उसके लिए वो इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडियन फाउंडेशन ने इसका मदद किया। अब कैसे हुई भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य जनक के रूप में माना जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन कौन थे? अभी भी वो जीवित हैं, बोलो। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है सर। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड लेवल पे पूछा जाए तो कभी भी इनका नाम मत लेना, नॉर्मन बोरलॉन्ग का नाम लेना, ठीक है। वो हमेशा पूछता है, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आओगे, PG में भी जाओगे ना, तो उसमें पूछता है। ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। तो MS स्वामीनाथन कौन थे? उनका जन्म 7 अगस्त 1925 में कुंभकोणम, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित में हुआ था। वो एक जेनेटिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मैक्सिको के बीजों को पंजाब में देसी बीजों के साथ मिश्रित करते हुए एक अत्यधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का विकास किया था। भारत में हरित क्रांति लाने में इनका योगदान काफी था, है ना। इन दोनों और इंदिरा गांधी जी, जो लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री बने थे, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी योगदान इनसे पहले थे, क्योंकि 1960 में जवाहरलाल नेहरू के बाद वो मरे, लेकिन उनका ताशकंद में अचानक से मृत्यु के उपरांत इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, है ना। इससे पहले उन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कृषि मंत्री जो सी सुब्रमण्यम के उत्पादन बढ़ाने की रणनीति बनाने का निर्देश दिया था। उन्होंने ही एक स्लोगन दे दिया था ना, जय जवान जय किसान के नारे से
शास्त्री जी ने किसानों के साथ साथ कृषि वैज्ञानिकों को भी प्रेरित किया था ताकि हरित क्रांति की बीज बोए जा सके। शास्त्री जी के आकस्मिक निधन के बाद 1966 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद निरंतर कृषि पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखा। 1966 के मार्च महीने में बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने पहली वाशिंगटन यात्रा की थी। उस समय के राष्ट्रपति थे जॉनसन, जो खाद्यान्न में उनके मदद के लिए तैयार पहले तो नहीं हो रहे थे। बाद में उन्होंने इंदिरा गांधी के करिश्माई व्यक्तित्व के आगे झुकते हुए जॉनसन ने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिकी की सहायता के दो प्रमुख शर्तें कृषि पर ध्यान केंद्रित करने की है, जो अति आवश्यक। जैसे ही कृषि क्षेत्र में विस्तार का युग प्रारंभ हुआ था तो भारत में चीजें बदलने लगी। 1960 के अंतिम दौरे में गेहूं की ज्यादा उत्पादक बढ़ाने वाली किस्में प्रचलन में आई। अंग्रेजी वैज्ञानिक डॉक्टर एम स्वामीनाथन के प्रयास के चलते भारतीय कृषि सेक्टर और कुशल होने लगा था तथा देश की खदानों को कमी को पूरा करने के निकट होता चला गया। इन दोनों से पहले जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने तो हमारे देश में पहले भी युद्ध झेल चुका है। 1962 1965 में अकाल की भी एक योजना, अकाल में भी हम लोग कृषि पे जोर दिए थे, फिर भी अकाल की एक स्थिति का सामना पड़ा तो क्या था, उन्होंने घोषणा की एक पहर खाएंगे एक पहर। यहाँ तक कि बेंगलोर में सुने आया था कि शाम का जो भोजन डिनर उपलब्ध होता था वो बंद करा दिया गया था, क्योंकि खाद्यान्नों की समस्या थी और बाहर से हमें आयात मंगाकर यहाँ तो लोगों को भरण पोषण करना पड़ता था, है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का अप्लाई कहाँ से कब गया? 1967 to 97 पार्ट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब मेनली फोकस होके रह गया था इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन व्हीट एंड राइस पर। और उसका किसके अग्रह उन्होंने एम एस स्वामीनाथन ने इस योजना को लीड किया था। इन सब चीज क्या है तो ग्रीन रेवोल्यूशन का अब इनपुट पढ़ना है मेथड्स और फीचर ग्रीन रेवोल्यूशन में, है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली मेडिकल सीड से के लिए भी जाना जाता है। वो ऐसा हाइब्रिड सीड था जो साइज में छोटा होते थे, लेकिन न्यूट्रिएंट लेवल्स में केमिकल फर्टिलाइजर के जरिए उस पौधे में सप्लाई किया जाता है, जिससे उसकी उपज क्वालिटी बहुत बढ़ जाती थी। इसके लिए बेसिकली तुमको सीड, पानी और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये तीन चीज इसके मेन इनपुट्स हैं। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तुम्हारा क्रेडिट की सुविधा, क्रॉप इंश्योरेंस, इक्विपमेंट्स की, ये सारे सुविधाएं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्डअप करने के लिए ये सब चीज था। कहाँ विद्यमान पहले से था? वो हरियाणा से नॉर्थ इंडिया का बेसिकली जो मुख्य रूप से जुड़ा हुआ था। तो पहला इसमें क्या है, यूज ऑफ हाई वेल्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स। इसका एग्जांपल था कल्याण सोना, सोनालिका। जो वीट में सबसे ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ा था। तो पहला तुम्हारा हो गया यूज ऑफ हाई वेल्डिंग वैरायटी। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये नोट्स बना लोगे ना तो बहुत काम आएगा इसका। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, इसका हिंदी होगा उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। तो पहला तो हम लेंगे तो इसको तो हरित क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण घटक कृषि में उत्पन्न उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग है। हरित क्रांति में प्रयोग की जाने पहली उन्नत बीज निरोइन 10 थी, जिसे डॉक्टर यस सी सैली ने 1948 में जापान से अमेरिका लाए थे। भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति के फलस्वरूप मैक्सिको से आया उन्नत किस्म का RO63 और वसुंधरा 64 RO63 और वसुंधरा 64 थी, जिसके उपयोग से कृषि उपज काफी बढ़ गई। लेकिन बाद में स्वामीनाथन द्वारा मैक्सिको से आए बीजों को देश के देसी किस्म के बीजों के संस्करण अत्यधिक उपज देने वाली किस्मों में बदल दिया गया था, जिससे कि देश में कृषि उत्पादन को आश्चर्यजनक वृद्धि होने लगी थी। ठीक है, आज का एग्जाम्पल तुम 2-3 दे दोगे, कल्याण सोना है, सोनालिका है और सब मारोगे तो मिल जाएगा और सब। फिर इसका दूसरा तुम्हारा यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, हिंदी होगा इसका रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। फसलों की वृद्धि और विकास के लिए 16 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मुख्य है। भारतीय मुद्राओं में इन पोषक तत्वों की भारी कमी पाई जाती है। हरित क्रांति के पहले कृषक इन पोषक तत्वों से अनभिज्ञ थे तथा गोबर तथा जैविक खादों से अपने कृषि कार्यों को करते थे।
अभी भी देखोगे इधर देखते हैं तो गोबर वोबर ही इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, क्योंकि उसमें खर्च कम लगता है, जिसके कारण कृषि उत्पादक उतना अच्छा नहीं हो पाता था जितना होना चाहिए। परंतु हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप देश में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग भोग की मात्रा में काफी तेजी से वृद्धि हुई, जिससे देश की मृदा में इन पोषक तत्वों की पूर्ति की वजह से फसलों के उत्पादन में भी सर्वाधिक वृद्धि की गई, दर्ज की गई। ये तुम्हारा होगा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, यूज ऑफ केमिकल पर। थर्ड है तुम्हारा इंक्रीज इन इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन हमारे देश में बोला जाता था क्या कि हमारा देश का मानसून का जुआ है, जिस वर्ष मानसून अच्छा हुआ उस वर्ष फसल अच्छा होगा, जिस दिन अकाल पड़ गया या बाढ़ आ गया या कुछ आ गया तो तुम्हारा गया फसल, है ना। अभी देखो यहाँ कितना बारिश हो रहा है शुरू से, पूरा जून से। सुन रहे हो कि नहीं जी कोई? हेलो, यस सर, सुन रहे हैं। ठीक है। फिर थर्ड है तुम्हारा इंक्रीज इन इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई, हिंदी होगा इसका सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि। फसल उत्पादन के सिंचाई का महत्वपूर्ण स्थान है। हरित क्रांति के पूर्व देशों में कृषि मानसून के भरोसे हुआ करती थी। जिस वर्ष वर्षा अच्छा होती थी उस वर्ष उत्पादन भी अच्छा हो जाता था, लेकिन जिस वर्ष बारिश कम होती उत्पादन के अनुपात भी गिर जाता था। हरित क्रांति के दौरान देश में सिंचाई सुविधा का सर्वाधिक विकास हुआ था, जिससे देश की प्यासी भूमि को पानी मिलने से देश के फसलें झूम उठे थे तथा उत्पादन भी बढ़ गया था। ठीक है। अब ये तुम्हारा चौथा हो गया तो प्रोटेक्ट क्रॉप प्लांट्स बाय पेस्टिसाइड, हिंदी होगा इसका पौधों को रोगों एवं कीटों से बचाव। फसलों का एक महत्वपूर्ण शत्रु कीट एवं रोग भी होता है। अभी टिड्डी का सुने थे ना कि लॉकडाउन में पिछले साल कितना टिड्डिया जो आ गई थी पाकिस्तान से, कितना फसल नुकसान करके चला गया था, सुने थे ना जी? कोई बोलो। हाँ सर, ये सर। हरित क्रांति से पूर्व इन सब बचाव के लिए कोई ठोस उपाय नहीं थे, लेकिन हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कीटों और रोगों के बचाव के लिए तरह तरह के रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा, जिससे कि इन कीटों और रोगों का बचाव के कारण फसल उत्पादन में भी वृद्धि हुई। अब तुम्हारा है पांचवा, ये भी देखो मल्टीपल क्रॉपिंग पे शॉर्ट नोट्स आ जाता है कभी कभी बहुफसली कार्यक्रम पे लिखने के लिए, समझे? शॉर्ट नोट क्वेश्चन पीजी में भी जाओगे तो हम लोग भी देते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में आता है। अभी ग्रेजुएशन में भी आएगा, ग्रेजुएशन में 5 तो ही लिखना रहता है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है। ठीक है। बहुफसली कार्यक्रम इसका हिंदी होगा। आजादी के समय देश में वर्ष में अधिकतर क्षेत्रों में सिर्फ एक ही फसलों का उत्पादन हुआ करता था, लेकिन हरित क्रांति के बाद देश में बहुफसली कार्यक्रम को सर्वाधिक जोर दिया गया, यानी किसानों को यह समझाया गया कि वह एक ही खेती में एक वर्ष में एक से अधिक फसलों का उत्पादन करे, जिससे कि किसानों को अधिक उपज का लाभ होने के साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि हो सके। वर्तमान में देश में 68 से अधिक कृषि क्षेत्रों में बहुफसली खेती की जाती है। बहुफसली क्या है कि पहले एक फसल करते तो जैसे लगा दिए तो 6 महीना टाइम खींचती, तो साल में 2 ही फसल होगा। अगर उसी में तुम अब आरी में वो लोग कुछ रोप देते थे, जैसे आरी में आलू रोप दिए, कुछ रोप के वो फसली कार्यक्रम कर सकते हैं। इसका ब्रॉड स्टडी बुक खोलोगे ना तो उसमें दिया जाएगा कैसे कैसे आरी में करते थे वो लोग। जैसे गन्ना की खेती वो ज्यादा समय खींचता है, बड़ा बड़ा भी होता है पेड़, वो तो फंसा रह जाता है। जैसे गन्ने की खेती देखते हो नॉर्थ बिहार में कितना कम हो गया है, वही चीज वो कम अवधि वाले फसल का उत्पादन करते हैं। मेरा भी इधर नानी गांव है, इधर पचाड़ी तरफ, उधर बहुत सारा होता था गन्ना की फसल। अब कहाँ, सब देखते खत्म हो चुका है, चीनी मिल सभी बंद हो गया है ना, ये सब चीज है। फिर यूज तुम्हारा छठवां आ जाएगा यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इसका हिंदी होगा आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग। आजादी के समय हमारे देश के कृषक बैलों से जुताई का कार्य करते थे, लेकिन हरित क्रांति के दौरान कृषि को आधुनिकीकरण किया गया तथा कृषि में विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों का प्रयोग बढ़ा दिया, जिससे कृषि में उत्पादन बढ़ने के साथ ही साथ किसानों को लागत में भी कमी आई। किसानों को कृषि उपकरण में विभिन्न प्रकार के सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया, जिससे कृषक आसानी से कृषि उपकरण को खरीद सके। कृषि सब्सिडी कैसे प्रोवाइड करोगे? जैसे फर्टिलाइजर के लिए सुनते होगे ना, अभी नीतीश कुमार का पेपर में आया है कि कोई भी 1 रुपया भी ज्यादा लिया फर्टिलाइजर का तो केस हो जाएगा उस पर, है ना। किस लिए? तो सरकार क्या करती है,
ऊंचे दामों में खरीदती है वो सबसे फर्टिलाइजर। सर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट तो सर इसके अगेंस्ट में है ना सर, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट की अगेंस्ट में इससे इसलिए है फर्टिलाइजर तुम अभी इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को फायदा, WTO में भी क्या इसके लिए गतिरोध बना हुआ है ना। जो डेवलप कंट्री है वो क्या बोलते हैं, आपका हम अनाज नहीं खरीदेंगे, आप लोग हार्डली ये केमिकल फर्टिलाइजर और ये सब यूज करते हैं, पेस्टिसाइड, हम नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? वही चीज तो वो लोग भी करके नहीं यहाँ तक पहुंचे हैं जी। डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप, तो वो चाहेंगे कि हम डेवलप के श्रेणी में आए ना। तो WTO में अभी तक वो मामला फंसा हुआ है कि विकसित राष्ट्र तो खुद तो डेवलप कर लिए, लेकिन अब इन लोग को बोला कि आप अपना सब्सिडी बढ़ाइए, क्योंकि भारत का किसान अगर सब्सिडी नहीं बढ़वाए करेंगे तो बाहर से जो हम लोग बनाते हैं उसका कम्पीट नहीं कर पाएंगे प्राइस ना। तो इस स्थिति में क्या गवर्नमेंट को सब्सिडी बढ़वाए, तो वो लोग पुरजोर कोशिश करते हैं कि डेवलपिंग कंट्री अपने किसानों को सब्सिडी बंद करें, जिससे किसानों का लागत बढ़ेगा। सर आपको पता होगा कि USA जो है वो अपने फार्मर को इतना सब्सिडी दे रहा है कि वो बर्बाद कर दिया है कॉटन का जो इंडस्ट्री है इंडिया और चाइना का। सर एकदम बैन ही कर दिया है इंडिया और चाइना वही का कॉटन। सब्सिडी बर्बाद करता, उसका प्रोडक्शन बनेगा, तुम यहाँ सस्ता बेचेगा तो तुम उसका खरीदेगा, अपना जो तुम्हारा महंगा बिकेगा तो तुम क्यों लेने जाओगे, है ना। पहले क्या था, पहले तुम एक बेहतर एग्जाम्पल लो ना मोबाइल का ही। पहले ड्यूरेबिलिटी चाइना वाला मोबाइल में नहीं था, कोई लेता था तो शर्म की नजर से देखा जाए चाइना मोबाइल तुम यूज करता है। अभी देखो चाइना मार्केट क्या किया, ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दिया, उसको थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया। अभी तुम्हारा एप्पल के मुकाबले में OnePlus ये सब का मोबाइल आता है। अभी हम मैडम वाला तुम्हारा देख रहे थे, जो अभी लेक्चर हुआ है वो गिफन में, वो एक लड़का बोल रहा है आईफोन खरीदने, तो वो लग्जरियस गुड है। ये जरूरी नहीं है कि आजकल इनकम लेवल, आजकल गरीब लोग भी खरीद लेते हैं, है ना। तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सब चाहता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ सब चाहता है। इनका मजदूर वर्ग को भी पास देखोगे आईफोन रहेगा। तो ये डिजायरेबल डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट पढ़ोगे तुम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि दिखावे के लिए भी बहुत काम किया जाता है, उससे इनकम लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कभी कभी, है ना। कि तुम्हारा पड़ोस में कोई टीवी लिया है हाई क्वालिटी के, तुम वहां पर इनकम नहीं, फिर भी तुम जुगाड़ करके डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के लिए अपनो डेमो करने के लिए तुम ले लोगे, समझे। उस तरह का है। तो आईफोन लग्जरियस गुड है, लग्जरियस गुड में आता है वो सुपरिटी। तो उसका इनकम आजकल कुछ एग्जाम्पशन, जो हमारा इकोनॉमिक क्या है एग्जाम्पशन पे है, सारा चीज थ्योरी जितना पढ़ोगे एग्जाम्पशन पे है। अभी तुम लोग शुरू कर रहे हो माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। फिर तो मैं पहले ये समझो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टराइजेशन क्या हुआ, इसको जब तुम नहीं समझोगे ना, पढ़ते जाओगे थ्योरी निकलते जाएगा, समझे। तो जो चीज में है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स दो पार्ट में बता हुआ। जितनी भी इंडिविजुअल स्टडीज तुम करोगे वो सारा चला जाता है माइक्रो में, और जितना भी प्रॉब्लम समस्या या पॉलिसी का तुम एग्रीगेट लेवल में करोगे वो माइक्रो में चल जाए। इसी तरह चैप्टराइजेशन माइक्रो का हुआ। पहले तुम इंट्रोडक्शन पढ़े हो जो सब लिए होंगे, इकोनॉमिक्स क्या है, जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ है, जितना मेजर मनी में करते हैं वो सारा इकोनॉमिक्स। तो फिर तुम स्टडी सब्जेक्ट मैटर पढ़ो हो गए उनके, फिर तुमको कंज्यूमर का बिहेवियर समझ, जितना थ्योरी अभी तुम पढ़ रहे हो गिवन गुड, कम्प्लीमेंट्री गुड, डिराइव्ड डिमांड, ये सब सारे चीज सब क्या है कंज्यूमर बिहेवियर, उसका स्टडी करोगे। कंज्यूमर करने के बाद प्रोडक्शन में घुसोगे तुम, उत्पादन वाला में। उत्पादन में क्या होगा, इनपुट प्रोडक्शन, उत्पादन फलन पढ़ना, कॉस्ट पढ़ना पड़ेगा तुमको, फिर टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सब का रिलेशन पढ़नेगा। देखो कंज्यूमर पढ़ लिया, फिर प्रोडक्शन। अब ये जो प्रोडक्शन बना वो जाएगा कहाँ, तो उसका अध्ययन हम कहाँ करेंगे, वो पढ़ोगे इकोनॉमिक मार्केट में। तो तुम मार्केट का पढ़ोगे, दो ही मार्केट होता है, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट। परफेक्ट में तो इम्परफेक्ट का पढ़ोगे, इम्परफेक्ट में तो मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ड्यूलोपोली, ओलिगोपोली, ये सब चीज पढ़ना होगा तुमको। ड्यूलोपोली तो आएगा तुम्हारा पीजी में, ओलिगोपोली तक पढ़ना होगा इसमें। उसके बाद तुम जो देखो, और उसके बाद तुम्हारा ये मार्केट में गया, मार्केट में गए, उसके बाद तुम हमारा समस्या आ जाएगा इफिशिएंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, तो उसको हम पढ़ेंगे वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। तो ये तुम्हारा चैप्टराइजेशन है। आप उसी तरह पार्ट 2 में जाओगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा, उसमें नेशनल इनकम पढ़ोगे, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ोगे, फिर पब्लिक बैंकिंग पढ़ोगे, वो सारा चीज डिटेल, ये सब दो ही सर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कब पढ़ेंगे? पार्ट 3 में है शायद, वो नहीं पार्ट 2 में है। तो वही चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और पब्लिक फाइनेंस। फिर तुम इकोनॉमिक ग्रोथ और थ्योरी डेवलपमेंट पढ़ोगे थर्ड पार्ट में, और 2 पेपर तुम्हारा होगा ऑप्शनल में,
या तो मैथमेटिक्स स्टैटिक्स लो या एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लो, इंडस्ट्री लो, दो। समझे, जिसको थ्योरी पसंद है वो एग्रीकल्चर लोगे, तो एग्रीकल्चर में यही सब पढ़ना होगा जो अभी पढ़ रहे हो, ग्रीन रेवोल्यूशन ये सब का। समझे, तो इसको समझने की कोई इकोनॉमिक थार नहीं है, थोड़ा ही माइक्रो में है ये चीज। डायग्राम 5-6 को इलास्टिसिटी समझ लो, थोड़ा सा रिलेशन में एमसी एमसी टीसी सब का, उसको ब्रॉड में पढ़ो, बहुत अच्छा स्कोप है इसमें। यहाँ का बच्चा पढ़ता ही नहीं, भाग जाता है इंटर में ही सीधा पढ़ाई करने के लिए बाहर में, पता नहीं क्या पढ़ लेगा उधर। इंटर लेवल पे अब कहाँ नौकरी मिलता है, जब तक ग्रेजुएशन नहीं समझो कहाँ कुछ नेट कुछ नहीं निकलेगा। अब ब्रॉड नॉलेज ज्यादा बहुत जरूरी है अभी का समय में। चलो कहाँ तक पढ़े थे, यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी एंड इक्विपमेंट। अब हमारा आया सोल टेस्टिंग लैब स्टेब्लिश, मृदा परीक्षण की स्थापना। हरित क्रांति के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में मृदा प्रशिक्षण की स्थापना की गई थी तथा किसानों के खेत से मुद्राओं को एकत्र कर उनके खेत में वहीं पोषण तत्व डाले जाने की सलाह दी गई जिस पोषण तत्व खेत में कमी थी। सोइल टेस्टिंग लैब जो मृदा जो फसल को जो मिट्टी चाहिए वो टेस्ट करके फर्टिलिटी के अनुसार वहां डाला जाता है जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके और उत्पादन बढ़े। फिर तुम्हारा आता है क्रेडिट फाइनेंस फैसिलिटी, क्रॉप इंश्योरेंस। आप देखो जब हम लोग इतना महंगा खेती कर रहे हैं, इतना फर्टिलाइजर इरिगेशन फैसिलिटी है, इतना चीज सब स्पेयरिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग करके सब खेती कार्य में, तो उसके लिए एक इंश्योरेंस बीमा किसान तो जरूरी है। अगर बीमा नहीं रहेगा, किसान कैसी आपत्ति घटना हो जाएगी, सारा फसल नष्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, किसान तो बर्बाद ही हो जाएंगे ना। तो इसमें क्या है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप प्रैक्टिसेस थे। मेनली तुम्हारा सीड, पानी और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड ही थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। समझे, सीड तो सबसे मेन था। तो क्रॉप इंश्योरेंस, इस स्थिति में अगर कोई प्राकृतिक घटना हुई तो इंश्योरेंस रहता था फसल का, तो अगर कुछ हानि भी हो तो इंश्योरेंस बीमा से उसको मिल जाता है, फिर वो अगले सीजन में अपना खेती बेहतर तरीके से कर सकता है। क्रेडिट और नौमा है क्रेडिट वित्तीय सहायता, क्रेडिट फैसिलिटी, फाइनेंस फैसिलिटी की उपलब्धता। तो पहले तो क्या, हमारा देश तो कृषि प्रधान देश रहा है, 77% संकलन थे आजादी से, अभी भी 52-56 या 20% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। पहले 14 तक तो शायद 14% ही था, 11 तक। अभी नया सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे आया है जिससे केस में, तो उसमें तुम्हारा हो गया 20% तक अभी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। तो इस अनुसार पहले तो खेती है, तो हम लोग ओल्ड प्रैक्टिस से खेती करते थे, न उतना उत्पादन था, तो किसानों को उतना ही आर्थिक स्थिति भी स्ट्रांग नहीं सब आ रहा है। वैसे भी बैंकिंग में बोलते हो कि बैंक से फैसिलिटी है इतना सारा, तो अभी ना विस्तार हुआ है कि कम ऋण पे लोन की सुविधा है, फसल बीमा है, ये सब सारा चीज। उस समय साहूकार ये सब चीज था, वो सब चीज को इग्नोर करते हुए रीजनल रूरल बैंक, लीड डेवलपमेंट बैंक, इस सब का निर्माण किया गया और सुविधा मुहैया के किसान ऋण लेकर भी कृषि कार्य कर सके। अब 10वां आ गया कोऑपरेटिव सहकारिता खेती। सहकारिता खेती का भी शॉर्ट नोट आता है बहुत बार लिखने के लिए। समझे, 1960 दशक में इसकी प्रवृत्ति इसलिए बढ़ी थी बना क्योंकि हैवी मशीनरी यूटिलाइजेशन के हमारे देश में क्या है, लोगों के पास भूमि है खेती करने के लिए, वो इजिली देना नहीं चाहते हैं खेती करने के लिए। तो एक समूह बना के, जैसे 15-20 किसान बना के कि इतना कट्ठा जमीन हम बनाए, इतना प्लॉट एरिया बनाए एग्रीकल्चर करने के लिए, तो जो उसमें उत्पादन सब आपसे में बांट लेते हैं। लेकिन यही चीज बाद में फिर समस्या है क्योंकि किसान अपने जमीन से बहुत जुड़ा रहता है, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग का भी उस समय उद्भव हुआ था, प्रचलन बढ़ा था। समझे, तो इतना चीज तुम्हारा हुआ, ये इफेक्ट हुआ। जो भी कोई पूछे कि इनपुट सीलमेंट मेथड जो है इसका बताओ, इससे भी 1-2 और तुम चाहोगे तो जोड़ सकते हैं। किसी उपज को उचित मूल्य की गारंटी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी एक उस समय ही इंट्रोड्यूस किया गया। जो बात अभी बोल रहे हैं ना, आजादी के समय देश में कृषि उपज को उचित मूल्य न मिलने की वजह से अधिकतर किसानों को कृषि कार्य से मोह भंग हो रहा था ना। लेकिन हरित क्रांति के दौरान सरकार द्वारा देश में कृषि उपज का मूल्य दिलाने के लिए एक आयोग का गठन किया था, जिससे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था। एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस आयोग या डिपार्टमेंट बोल सकते हो। यह आयोग किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए 1 वर्ष में 2 बार फसलों का मिनिमम सपोर्ट या न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती थी।
तथा यह आश्वासन देती थी कि उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जाएगा, जिससे निर्भय होकर किसान अपने कार्य में लगे रहते थे। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इफेक्ट क्या हुआ? सेल्फ डिपेंडेंट इन फूड ग्रेन। और वही बात हो गया, उस समय हम लोग का देश जब 1960-65 में दो युद्ध, 1962 में चाइना से युद्ध, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध, है ना। तो इस कंडीशन आप हमारे अकाल भी पड़ा था। उस समय हम लोग बहुत निर्भरता विदेशों पे या अमेरिका पे रहते थे कि अनाज हमारे खदान मुहैया करा दे। इस सब इसके बाद हमारे देश में प्रत्याशित वृद्धि हुई ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो सेल्फ डिपेंडेंट इन फूड ग्रेन, आत्मनिर्भर हो गए। आत्मनिर्भर इस सेंस में हो गए कि अब हमें जो मुख्य फसलें हैं, जो जिसपे बहुत बड़ी जनसंख्या आधारित है भोजन के लिए, वो हम उसमें चावल और गेहूं में आत्मनिर्भर हो चुके थे। अभी ही हम देखो कि चाइना से थोड़ा हम लोग को टेंशन बढ़ा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला कि हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, खिलौना व्यापार बढ़ाएंगे, मोबाइल का इक्विपमेंट पार्ट्स हम अपने बनाएंगे। ये अभी जोर दे रहे हैं 70 साल बाद, है ना। और चाइना क्या किया था? चाइना ने पहले अपना इंडस्ट्रियल बिल्डअप किया, उसके बाद सर्विस सेक्टर एक्सपेंड किया। हम लोगों ने क्या किया? एग्रीकल्चर में तो पिछड़े हुए ही थे, इंडस्ट्रियल पे फोकस नहीं किया उतना विकसित भी नहीं हुआ, बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित है अभी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर। और ये सर्विस सेक्टर में कुछ ही हद तक हम लोगों ने आप निर्भर प्राप्त कर लिए। बहुत सारा बीपीओ सेंटर हम लोगों ने खोला। सोचते हैं ना कि बीपीओ सेंटर में काम करते हैं, ये सब क्या है? अमेरिकन वाला लोग हैदराबाद, बेंगलोर इस समय लगाए हैं, क्योंकि यहाँ चीप लेबर है, चीप स्टूडेंट जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लोगों को काम करने के लिए इजी वे में अवेलेबल रहता है। सर्विस सेक्टर में हम लोग कुछ हद तक आत्मनिर्भर बन चुके हैं। कंट्रीब्यूशन भी जीडीपी में इसका बढ़ा है ना। फिर दूसरा है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। उस समय हमारा प्रोडक्शन बहुत नकारात्मक था, बहुत कम होता था, जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। अभी के समय में तो हम लोग आत्मनिर्भर है अनाज उत्पादन में। इस साल भी रिकॉर्ड तौर उत्पादन हुआ, उस समय भी हुआ था। बेसिकली गेहूं और चावल में पुरजोर कोशिश हुई, लेकिन तुम इसका डिमेरिट पढ़ोगे तो इसका कुछ इम्पैक्ट भी पूरा पड़ा था। रूरल एम्प्लॉयमेंट, उस समय बहुत लोग जब हाई लेवल पे कृषि होना है तो बहुत से कार्य करने के लिए लोगों की आवश्यकता होने लगी। उस कंडीशन में रोजगार भी का भी वृद्धि, रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन, इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन क्या हुआ? रिड्यूस हुआ, और हम लोग आत्मनिर्भर हो गए थोड़ा। दूसरे देश को जो छोटे छोटे डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री है, उसको हम लोग अनाज भेजना चालू, एक्सपोर्ट करने लगे। अभी भी हमारा देश में क्या है जो उत्पादन होता है, जैसे कि अभी तुम सुने होगे कि लीची, मुजफ्फरपुर का लीची इंग्लैंड चला गया, देखे थे ना। अचानक से मुजफ्फरपुर में 300 रुपये किलो लीची हो गया था। फिर तुम्हारा जीआई, हम जोग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है उसका पेटेंट करवा लिया लीची का हम लोग ने। फिर आम है, आम भी कहाँ कहाँ जाता है। फिर बासमती चावल तुम्हारा अच्छा क्वालिटी का विकसित राष्ट्रों में जाता है। और बाकी जो चावल उबल जो है वो हमारा है थोड़ा स्टैंडर्ड डाउन, तो वो सब हम क्या खपाते हैं? मिडिल ईस्ट कंट्री में, लैटिन अमेरिकन कंट्री में, अफ्रीका में, और फिर हमारे जो सहयोगी है आज इंडोनेशिया, ये सब अगल बगल जो हमारे राष्ट्र एशिया में, उन लोग को हम लोग करते हैं, है ना। तो इस तरह हम लोगों ने सर इसमें तो काफी टाइम लग गया ना सर। हाँ, टाइम तो लगा ही, यही ना तुम्हारा जब देश आजाद, हाँ जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो ब्रिटिशर ने क्या बोला था कि आपका देश में बहुत सारी समस्या है, आप डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मत चुनिए। उन्होंने बोला था, पढ़ोगे तुम हिस्ट्री में बुक ना, जब आजाद तो मत चुनिए कि आप नहीं समस्या संभाल पाए। फिर भी हम लोगों ने क्या किया, उसको लिया डेमोक्रेटिक फॉर्म में। बहुत सारा देखो, कोई चीज भी काम करने जो कितना सारा रंगा लगता है। और चाइना में तुम्हारा, चाइना तो वो दूसरा फॉर्म है, वहां तो बोलने का आजादी भी बहुत काम है लोगों को, है ना। तो बंदूक के नोक पे तो काम होगा तो जल्दी ही होगा ना, है। तो इस तरह समस्या तो है, लेकिन फिर भी सुधार है, क्योंकि इतना बड़ा राष्ट्र है, तुम्हारा संसाधन बहुत कम है, संसाधन जो भी है उसका भी प्रचुर मात्रा में दोहन नहीं हो चुका है। तो इस स्थिति में क्या होगा, तुम अविकसित भी रहोगे, फिर भी अब डेवलपिंग पहले से इस कंडीशन बहुत इम्प्रोवाइज हुआ है, ठीक है। डेवलपमेंट एग्रो बेस्ड इंडिया, जो उत्पादन होता था सरप्लस प्रोडक्ट को हम लोग एग्रो बेस्ड, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट का इंडस्ट्री में इस्तेमाल होना। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़े लोग हमारे क्या है इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़े हुए हैं।
तो इस कंडीशन में क्या है, तो इकोनॉमी का ग्रोथ में एग्रीकल्चर का भूमिका बहुत ज्यादा होगी। तो ग्रोथ, जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी ग्रोथ भी बढ़ेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ा। थिंकिंग ऑफ फार्मर, फार्मर में जागरूकता बढ़ी कि हम भी लोग अच्छे फसल का उत्पादन कर सकते हैं। थिंकिंग डेवलप हुआ, जागरूकता बढ़ी कि हम भी अच्छे तरह से। सर फार्मर में तो काफी डर था उस वक्त। हाँ, डर तो बना ही हुआ। जैसे अभी भी देखते हो ना कि बोल रहा है कृषि क्षेत्र में कि इतना इंट्रोडक्शन, जब भी चेंज करने चाहोगे ना तो विरोध तो होगा ही, लेकिन चेंज गवर्नमेंट को सबका हित देख कर ही करती है ना। हाँ, कुछ को तो इम्पैक्ट होता है, कोई भी पॉलिसी या कोई भी रूल लाया जाता है तो हर चीज में कुछ मेरिट डिमेरिट तो होते हैं, है ना। लेकिन उसी डिमेरिट को एक बीच का रास्ता निकाला जाता है, तभी ना विकास होगा। अभी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में देखो, आधा किसान संस्थान जो है, संगठन सब है सपोर्ट में है, आधा विरोध में। अभी भी देखते हो वहाँ डेरा डाल के बैठे हुए हैं। तो जो चेंज होगा तो वो चाहते हैं कि ट्रेडिशनल वे में चलते हैं। ओपन कर रहा है, उसमें भी लाभ है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों का तर्क भी अलग होगा ना, सबका अलग अलग ये है। अब हम इसका तो इतना चीज तुम्हारा सेल्फ इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन का साथ पढ़ा दिए। अब तो हमको पर्यावरण ना हरित क्रांति के दोष तथा समझ में आ रहा ना जी, फास्टली पढ़ा रहे हैं वो। हेलो हेलो, अरे कोई तो बोलो। हाँ सर आ रही है, समझ में आ रहा है ना। यस सर। 3-4 क्वेश्चन है, लेकिन इसका पॉइंट वाइज लिखोगे तो नंबर भी अच्छा आएगा, समझे। ज्यादा इधर उधर की बात नहीं, एकदम गो थ्रू पॉइंट, और उसको थोड़ा थोड़ा इलेबरेट करके लिख दोगे, अच्छा नंबर आता है। अब हम पढ़ेंगे डिमेरिट्स, हरित क्रांति के दोष अथवा समस्याएं। देश में क्या है, देश में हरित क्रांति के फलस्वरूप कुछ फसलों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई थी, खदानों के आयात में भी कमी आई, कृषि के परंपरागत स्वरूप में भी परिवर्तन आया है। फिर भी इस कार्यक्रम में कुछ कमियां परिलक्षित होती है। हरित क्रांति की सफलता के संबंध में विद्वानों में भी मतभेद है। कुछ विद्वान तो इसे पूर्णतः सफल मानते हैं, जिससे भारत रहित कई अन्य विकासशील देशों में कृषि में सचमुच ही क्रांति ला दी थी। परंतु कुछ अध्ययन विद्वानों का यह मत है कि हरित क्रांति अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए। इससे सामाजिक, आर्थिक तथा क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ी। उनका विवरण निम्न प्रकार है। तो पहला क्या होगा, पॉल्यूशन एंड इरोजन ऑफ सॉइल। जब हैवली केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज करेंगे भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए या फसलों की सुरक्षा करने के लिए, तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। उर्वरता कमी होने लगती है, इरोजन ऑफ सॉइल, मिट्टी का दोहन होना, पॉल्यूशन भी बढ़ने लगता है ना। फिर तुम्हारा आता पॉल्यूशन ऑफ वाटर, जो हम छिड़काव करते हैं फसलों में, वो क्या होता है, बारिश जब आता है वो मिट्टी में चलाता है। मिट्टी का पानी जब बह के वो है नदिया में चला, इससे क्या होता है, अंडर वाटर, ग्राउंड वाटर भी प्रदूषित हो आता है, जो बह के बरसात में जाता है, उससे नदी नालों के थ्रू नदी में वो भी पॉल्यूशन ऑफ वाटर भी हो जाता है ना। अभी देखो वहाँ देखते ना यमुना में, कभी कभी देखते इतना इंडस्ट्रियल वेस्ट या क्या क्या सब डालता है केमिकल, सब झाग आ जाता है, फिर भी उसको रिफाइन करके वही पानी दिल्ली में सप्लाई किया जाता है। तो सोच लो क्या कंडीशन आएगा। वही लॉकडाउन में सारा नदियां सब देख रहा था, कल कारखाना बंद था, कितने साफ थे हैं। तो कोई चीज को भी तुम दोहन करोगे प्राकृतिक साधन का तो डिमेरिट तो निकलेगा ही ना, कुछ तो दोष समस्याएं तो खड़ी होगी। फिर आ जाता है तुम्हारा लिमिट एट क्रॉप्स, सीमित फसलें। हरित क्रांति का हम लोग बात किए थे कि मुख्यतः गेहूं और चावलों तक सीमित है। हरित क्रांति की सीमित फसलों पर भी प्रभाव पड़ा था। इसके प्रभावधीन मुख्यतः खाद्यान्नों के उत्पादन में ही वृद्धि, और खाद्यान्नों में भी गेहूं की उपज की विशेष रूप से बढ़ी थी। ज्वार, बाजरा तथा मक्का की उपज में भी वृद्धि हुई। चावल भारत की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, परंतु इसकी उपज पर हरित क्रांति का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा विशेष प्रभाव, क्योंकि चावल के लिए पानी बहुत ज्यादा चाहिए और इरिगेशन फैसिलिटी बहुत चाहिए। मानसून पे आधारित रह गया, जिस वर्ष मानसून अच्छा होगा उसी वर्ष चावल की खेती अच्छी होगी, है ना। तो इरिगेशन फैसिलिटी जिस क्षेत्र में अच्छा था वहाँ के अच्छा होता था, जिस क्षेत्र में नहीं होता था नहीं अच्छा होता था।
परंतु इसकी उपज पर क्रांति चावल की क्या महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है, परंतु इसकी उपज पर हरित क्रांति का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। उसी तरह पटसन, कपास, चाय, गन्ना जैसी व्यापारिक फसलें हरित क्रांति के लाभ से पूर्णतः वंचित है। जिन क्षेत्रों में पहले दालें बोई जाती थी वहां हरित क्रांति के अंतर्गत गेहूं बोया जाने लगा, जिससे दालों के उत्पादन में भी कमी आ गई। सन 1985-86 के बाद दालों की उपज में कुछ वृद्धि होने लगी। सन 2000 से 2008 तक दालों के उत्पादन में काफी परिवर्तनशीलता पाई गई है ना। जहाँ पहले दाल उगता था, जब देखा कि गेहूं और चावल ज्यादा रहा तो उसको हटा कर वही उग जाने लगा। इसी के लिए पल्सेस का भी रेट कितना बढ़ जाता है, देखते हो ना। पल्सेस में अभी भी हम आत्मनिर्भर नहीं है। फिर तुम्हारा क्या, सीमित क्षेत्र, लिमिटेड एरिया। हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु आदि राज्यों तक ही सीमित है। इसका प्रभाव संपूर्ण देश पर न फैल पाने के कारण देश का संतुलित रूप से विकास नहीं हो पाया। इस तरह हरित क्रांति सीमित रूप से ही सफल रहा। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव बहुत ही सीमित क्षेत्र पर पड़ा। देश की लगभग 40% भूमि हरित क्रांति से प्रभावित हुई और सिर्फ 60% इसके लाभ से वंचित ही रही। पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक देखा गया था। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु पर भी इसका प्रभाव पड़ा, परंतु उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा शुष्क प्रदेश में हरित क्रांति कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा पाई। शुष्क प्रदेश का आधार ह्यूमिडिटी या वहाँ पानी की उपलब्धता कम है, तो उस क्षेत्रों में क्या ये ऐसा ही मेडिकल सीड था ना कि उसको पानी प्रचुर मात्रा में चाहिए तभी वह हाई क्वालिटी हाइब्रिड के थ्रू उत्पादन बढ़ेगा। फिर तुम्हारा क्या आ जाता है, इंक्रीज इन रीजनल इनइक्वालिटी, क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि। इंक्रीज इन रीजनल इनइक्वालिटी, हरित क्रांति का प्रभाव सीमित क्षेत्र पर ही पड़ने से क्षेत्रीय असमानता बढ़ गई। रीजनल इनइक्वालिटी, जो तुम्हारी बात कर रहे थे कि झारखंड में इतना खनिज है फिर वहाँ विकास नहीं हुआ, तो वहाँ तो समस्या है। अभी उसको 2000 में उसका निर्माण नहीं हुआ, फिर भी वहाँ क्या है, ज्यादातर ट्राइबल लोग रहते हैं, तो उतना उसका वो लोग विल पावर भी नहीं है कि वैसा पॉलिटिकली अपने आप आवाज उठा सके कि हमको अधिकार। अभी भी नक्सलाइट प्रॉब्लम है वो सब राज्य में, देखते हो ये हो गए। तो सीमित क्षेत्रों तक भुगतान कृषि फसलें से ही अपेक्षा की उन्नत अवस्था में थी। पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थिति अब भी लगभग पहले जैसी ही है, क्योंकि हरित क्रांति मुख्यतः गेहूं क्रांति तक ही सीमित रही। इसका प्रभाव 185 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही सर्वाधिक पड़ा, जहां 1983-84 तक अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया। यह क्षेत्र पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग तक ही सीमित थे। सन 1964-65 में पंजाब तथा हरियाणा मिलकर भारत का 7.5 खाद्यान्न उत्पादन करते थे, जो 1983-84 में बढ़कर 14.3% हो गया। 1983-84 में दो राज्यों ने भारत का 30.8 गेहूं पैदा किया। पंजाब में प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज 30.2 क्विंटल थी, जबकि देश के अन्य भागों में यह 13.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ही थी। पिछले कुछ वर्षों में चावल की उपज में भी वृद्धि हुई है, परंतु यह फसल भी मुख्यतः पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में ही अधिक बढ़ी। सन 1970-71 में यह क्षेत्र का कुल 5.9 चावल पैदा करते थे और 2008-9 में यह भारत का 22.5 चावल पैदा होने लगा। पिछले कुछ वर्षों में देश के पूर्ववर्ती शुष्क क्षेत्र में दाल के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे क्षेत्रीय विषमताएं कुछ कम करने में सहायता मिली है। इस क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश की अपेक्षा की शुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। सन 1969-72 से 1981 1981-84 के बीच महाराष्ट्र तथा गुजरात में क्रमशः 9.7 तथा 3.1% दालों के उत्पादन में वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में पंजाब तथा हरियाणा में क्रमशः 7.3 तथा 5.6% की कमी हुई। क्योंकि हमारा मुख्य खाद्यान्न गेहूं के उत्पादन की ओर केंद्रित रहा, इसलिए इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राय अनदेखी ही की जाती है। पूर्वी क्षेत्र, जिसमें असम, बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा सम्मिलित है, हरित क्रांति के लाभ नहीं उठा सके। इस प्रकार से दक्षिणी क्षेत्र, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश को छोड़कर भी
हरित क्रांति के प्रभाव से वंचित ही रहा और क्षेत्रीय विषमताओं को प्रोत्साहन मिलता रहा। क्या रीजनल इनक्वालिटी इसी के लिए डेवलप है, क्योंकि हमारा भौगोलिक परिस्थिति भी ऐसा नहीं है ना, कहीं 12 मास नदियां बहती हैं, कहीं एक भी नहीं है, कहीं लैंड लॉक है, किसी को समुद्र का फायदा है तो किसी को नहीं है। अभी हमारा नीतीश जी बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियन भी बोलते हैं बिहार लैंड लॉक है, इसी के लिए हम लोग को समुद्र से नहीं जुड़े, तो इसी के लिए हम भी लोग अभी भी अविकसित हैं, डेवलप नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी विकास बहुत हुआ है बिहार में, इलेक्ट्रिसिटी, रोड सब में हुआ है। अभी कृषि में भी हम लोग बहुत हद तक अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। फिर तुम्हारा आता है इंक्रीज इन इंटरपर्सनल इनइक्वालिटी, व्यक्तिगत विषमताओं में वृद्धि। इंटरपर्सनल होता है व्यक्तिगत मतलब क्या, रिच जो थे रिचर होते गए, और पुअर जो थे पुअर होते गए। हरित क्रांति से क्षेत्रीय असमानताओं के साथ साथ व्यक्तिगत विषमताएं भी बहुत बढ़ी। इसका कारण यह है कि हरित क्रांति का अधिकतम लाभ बड़े किसान ही उठा सके, क्योंकि उनके पास कृषि उपकरण, उन्नत बीज, उर्वरक तथा सिंचाई का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त आर्थिक साधन थे। इसके विपरीत निर्धन तथा छोटे किसानों के पास इन वस्तुओं को खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता था और वे अपना उत्पादन अधिक नहीं बढ़ा सकते थे। इस प्रकार अमीर किसान अधिक अमीर तथा गरीब किसान अधिक गरीब हो गए। अब तुम्हारा है क्या, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में वृद्धि, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। हरित क्रांति के अंतर्गत धनी किसानों ने मशीनों का प्रयोग अधिक करना शुरू कर दिया, जिससे कृषि मजदूरों में बेरोजगारी अधिक फैल गई। यद्यपि ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग में कुछ श्रमिक रोजगार प्राप्त कर सके, तथापि निर्धन तथा भूमिहीन मजदूरों की दशा पहले से भी अधिक खराब हो गई। क्या है, हमारा देश लेबर इंटेंसिव, मनुष्य जनधिक रोजगार वाले हैं। लेबर इंटेंसिव एक होता है कैपिटलिज्म। लेबर इंटेंसिव क्या है कि जो काम करेंगे वहाँ जो लोगों का भागीदारी ज्यादा होगा। ये भी क्वेश्चन आएगा, तुम आगे पढ़ोगे पेपर में तो डिफरेंस पूछ देता है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक मेथड और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मेथड। तो वहाँ जिस देश में जनसंख्या जाते हैं वहाँ लेबर इंटेंसिव फेवरेबल किया जाता है, क्योंकि लोगों को क्या करोगे, कंज्यूमिंग करोगे कोई भी सेक्टर में। और कैपिटल इंटेंसिव यहाँ लोगों को रिप्लेस कर मशीन को यूटिलाइज, क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए, शॉर्ट टर्म में जल्दी से रिजल्ट चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या मशीन को ज्यादा यूज करते हैं, तो वो हो गया कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव एग्जाम्पल पूछेगा तो अमेरिका दो, ब्रिटेन दो, लेबर इंटेंसिव पूछेगा तो इंडिया दो, पाकिस्तान दो, बांग्लादेश दो, ये सब चीजें। इसका बेसिक क्वेश्चन सब ये सब सारा तुमको पूछेगा, टर्मिनोलॉजी है ना, उसको समझो। फिर लेस ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन में कम वृद्धि दर। लेस ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मतलब हरित क्रांति में से कृषि उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हो सकी जितनी उसे आशा की जाती थी। 1950, 49, 50 से 1964, 65 तक खाद्यान्नों के उत्पादन में 2.8% की दर से ही वृद्धि घटकर 2.5 रह गई। 2001 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 1961 में 399.7 ग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति उत्पादन उपलब्ध थे, जो 1981 में 417.3 ग्राम तथा 2000 में 439.8 ग्राम थे। दालों की उपलब्धि 1956 में 78.4 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से घटकर 2000 में 31.2 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रह गई। ठीक है, लेस ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ। अब एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिस्ट फार्मिंग, जो भी हम बात कर रहे थे कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, तो वे कैपिटलिस्ट फार्मिंग भी है, क्योंकि जो चीज इनपुट हम यूज कर रहे हैं वो सब फेवरेबल है कैपिटलिस्ट फार्मिंग के लिए ही। तो पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा, तो इसमें क्या है, अधिक उपजाऊ किस्म के बीजों एवं पूंजी गहन कार्यक्रम है, जिसमें उर्वरक, सिंचाई, कृषि यंत्रों आदि आगतों पर भारी मात्रा में निवेश करना पड़ता है। भारी निवेश करना छोटे तथा मध्यम श्रेणी के किसानों की क्षमता से बाहर है। इस तरह हरित क्रांति से लाभ उन्हीं किसानों को हो रहा था जिनके पास निजी पंपिंग सेट, ट्रैक्टर, नलकूप तथा अन्य कृषि यंत्र हैं। यह सुविधा देश के बड़े किसानों को ही उपलब्ध है। सामान्यतः किसान इन सुविधाओं से वंचित है। प्लस कृषि का प्रसरण प्रभाव, स्प्रेड इफेक्ट बोलते हैं इसको, कमजोर रहा, जिसके कारण भारतीय खेती के विकास को सीमित आर्थिक घेरे में ही सीमित कर रह गया। अन्य शब्दों में हरित क्रांति का लाभ बड़े किसानों
ही उठा रहे हैं। इस प्रकार इसमें पूंजीवादी खेती को प्रोत्साहन मिल रहा है। अब तुम्हारा आएगा नो मोर एम्फेसिस ऑन इंस्टीट्यूशनल नीड ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। ये डिमेरिट का एक पॉइंट है। संस्थागत सुधारों की आवश्यकता पर बल नहीं। इसका हिंदी हुआ नई विकास विधि में संस्थागत सुधारों की आवश्यकता को सर्वथा अवहेलना की गई है। संस्थागत परिवर्तन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण घटक भूधारण की व्यवस्था है। इसकी सहायता से ही तकनीकी परिवर्तन द्वारा अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। भूधारण मतलब क्या है? भूमि को खेती के लिए उपयोग। बोले थे ना कि जो यहाँ के किसान छोटे छोटे किसान है जो अपने खेत से बहुत प्यार करते हैं, यहाँ बहुत जुड़े हुए हैं, उनका कुछ नहीं है तो एक खेती है, वो जुड़े रहते हैं, वो किसी को भी अपना भूमि नहीं देना चाहते हैं। तुमने एक क्वेश्चन रेज किए थे कि सिंगूर वाला जो टाटा प्रोजेक्ट ले गया, यही सब कारण है। वहाँ हल्ला उसको समझा दिया कि हम किसान फर्टाइल लैंड छोड़ के क्यों दे दोगे। अभी भी देखोगे तो वो बैरन लैंड ही पड़ा हुआ है, वो यूज नहीं हो रहा है, लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेट था वो, तो किसानों को उसका कुछ मिला भी नहीं। अभी अनाज भी वहाँ उत्पादन नहीं हो रहा। ठीक है, अवहेलना की गई। इन परिवर्तनों के साथ भूधारण की व्यवस्था की। इसकी सहायता से तकनीकी परिवर्तन द्वारा अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाता है। देश में भूमि सुधार कार्यक्रम सफल नहीं रहे तथा लाखों कृषक को आज भी भूधारण की निष्ठा नहीं प्रदान की जा सकी है। भूमि सुधार के नाम पर बड़े पैमाने पर काश्तकारों का बेदखल कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप उन्हें विवश होकर फसल सहभाजक बनना पड़ गया। इसी तरह उड़द के प्रयोग के विस्तार में काश्तकारी खेती ही एक प्रमुख बाधा है, क्योंकि काश्तकारों की अपेक्षा भूस्वामी ही उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। फिर आ रहा है तुम्हारा प्रॉब्लम ऑन लेबर सब्स्टिट्यूशन। लेबर सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है कि जो ऐसे जो भी है लोग गांव में रहते हैं तो वो ना स्किलफुल टेक्निकली उतने एडवांस तो होते नहीं है कि अगर खेती नहीं कर रहा है तो वो दूसरे सेक्टर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो क्या होगा, इसमें अनस्किलफुल लेबर है तो वो सब क्या करेंगे, ढेरी मजदूरी करेंगे और तो कुछ काम तो बेसिकली करेंगे नहीं। तो उसमें क्या है, उसमें प्रॉब्लम की समस्या तो होगी। लोग कहाँ जाएंगे? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे, अधिक से बेरोजगारी। जैसे कोई एक काम है तो उसमें जरूरत है 5 ही आदमी का, लेकिन काम कर रहे हैं 6 आदमी, तो जो लास्ट आदमी कर रहा है उसका उत्पादन में क्या है, शून्य कंट्रीब्यूशन है ना। तो उस तरह लगे हुए हैं, घर में है, पारिवारिक खेती है, सब लगे हुए हैं। तो इस तरह अधिक बेरोजगारी इसका हमारे देश में तो विद्यमान अभी भी है। अभी भी सब आए हैं बाहर से कोरोना पैंडेमिक में, तो क्या करते, खेत अपना खेत में ही काम करके किसी तरह भोजन कर लिए अपना उपज उग जाते हैं, खाते हैं। तो ये सब सारी समस्या है लेबर सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम का भी। फिर तुम्हारा है इंक्रीज इन इनकम इनक्वालिटी, आय की बढ़ती असमानता। कृषि में तकनीकी परिवर्तन का ग्रामीण क्षेत्रों में आय वितरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा। डॉक्टर BKRV राव के अनुसार यह बात सर्वविदित है कि तथाकथित हरित क्रांति, जिसे देश के खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने में सहायता दी है, के साथ साथ ग्रामीण आय में भी असमानता बढ़ी है। बहुत से छोटे किसानों को अपने काश्तकारी अधिकार छोड़ने पड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक तनाव बढ़े हैं। हाँ, वही। फिर तुम्हारा लास्ट आ जाता है लैक ऑफ इम्पोर्टेंट फैसिलिटी, आवश्यक सुविधाओं का अभाव, इसका हिंदी हुआ। हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक सुविधाओं तथा सिंचाई व्यवस्था, कृषि साख, आर्थिक जोत तथा सस्ते आगत आदि की प्रभाव में कृषि विकास के क्षेत्र में वांछित सफलता नहीं प्राप्त पा रही है। इम्पोर्टेंट फैसिलिटी क्या बोलेगे, जब इतना हाई लेवल में तुम प्रोडक्शन करना चालू कर दोगे एक, तो तुम्हारे मार्केट भी और प्लस जो प्रोडक्शन है तो तुम कहाँ कंज्यूम कहाँ बेचोगे, उसके लिए मार्केट फैसिलिटी भी होना चाहिए। मार्केट तक बफर स्टॉक रखने के लिए वहाँ वेयर हाउसिंग का फैसिलिटी होना चाहिए। अभी भी लोग के पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होती है, गाड़ी नहीं है तो बैलगाड़ी है, सब वो तो जानवरों के रखने के लिए अब तो जानवर खत्म हो गए, लेकिन फिर भी अभी गाड़ी रहने के लिए वहाँ सुविधा होना चाहिए, मार्केट फैसिलिटी होना चाहिए। इससे सारी चीजें, बहुत जगह तो अभी भी रोड सड़कें अभी भी नहीं है। ये सब सारी इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज है जो अभी भी लैकनेस है, अभाव का सामना करना पड़ रहा है। इन सब करने के विपरीत भी अभी भी बहुत चीज करना बाकी है।
ये देखो तुम बाय मैं फिगर समझो, हेल्थ इफेक्ट और कैसे वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है इसमें, एयर पोल्यूशन जैसे पेस्टिसाइड और ये केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से क्या क्या हानियां हो रही है। केमिकल फर्टिलाइजर कहाँ से आएगा, वो सारा चीज बनेगा, वो सब वेस्टेज कहाँ जाएगा, उससे एनवायरनमेंट में ही असर करता है ना। तो ये सारे चीज तुम्हारा हेल्थ इम्पैक्ट पे सॉइल कंटेमिनेशन वाटर पोल्यूशन करेगा। अब ये 3-4 टॉपिक और बचा, 2 दिन में खत्म करना है ना, तो नेक्स्ट अब इसको कल करेंगे। ये मेरा नंबर स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको भी जरूरत हो, कोई चीज भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट के हो, कोई भी पेपर से प्रॉब्लम कंटेंट कंटेंट किसी चीज का, तो हम मुझसे ले सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। सुन रहे हो? हेलो, यस सर। ठीक है, 3-4 टॉपिक आ रहा है, 2 दिन में खत्म करना, आज ही खत्म कर देंगे सब, तो कल क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन हमेशा 4 क्लासे डिवाइड क्रिटिकली एग्जामिन जब पूछे ना ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो सारा चीजों को लिखना पड़ेगा, गुण दोष उसका निष्कर्ष, है ना, वो सारा चीज। मैं कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछ देता, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन रेवोल्यूशन आदि काफी, क्या मेरिट डिमेरिट भी पूछेगा, लिमिटेशन भी पूछ देगा। ठीक है, अभी सर जब इवैल्यूएट करना पड़ेगा तब उसमें क्या लिखेंगे? क्या सर जब उसमें क्वेश्चन में रहेगा इवैल्यूएट करने, तो उसमें क्या लिखेंगे? वही उसमें चीज पूरा नहीं एवल्यूट क्रिटिकल एग्जामिनेशन भी मूल्यांकन करने बोलता है वो। एवल्यूट का मतलब ही समझे, तो मूल्यांकन में अच्छे पहलू और बुरे पहलू भी लिखोगे ना। कोई भी पॉलिसी नीति जो होती है ना, अपने आप में श्रेष्ठ नहीं होती है, समय अंतराल पे उसमें परिवर्तन चेंज जरूरी होता है। लेकिन हमारे देश में क्या है, एक बार जो चीज लागू हो गई तो उसको हम लोग एकदम कंठस्थ कर लेते हैं, इसके बाद कुछ होना ही नहीं चाहिए। अब देश में देखो, अभी देख रहे हो ना, परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा है तो हल्ला होगा ही। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस छूट दिया गया था कृषि सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए। अब डेवलप भी हो जाएंगे तो फिर भी वो चाहेंगे कि हम इसी तरह करें, वो मार्केट को कम्पीट नहीं करें, कब तक चलेगा ऐसा, है ना। एज ए इकोनॉमिक सोचना शुरू करो। पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो होते हैं ना, यही सरकार अभी चले जाएंगे विपक्ष में तो फिर यही क्वेश्चन ये रेज करेंगे जो अभी के विपक्ष में बैठे हैं वो करेंगे, है ना। तो यही डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लोगों का ही काम। सर जब ये सरकार अपोजिशन में थी तब सर ये मतलब प्राइस जो ऑयल का राइज हो रहा था उसके अपोजिट में थी ये। तो यही बात है, क्या करेगा ये लोग, प्राइस राइज इसे अपना बचत। बेसिकली तुम एनालाइज करोगे ये भी गवर्नमेंट का, तो ये कुछ कर नहीं रही है। ये जो चीज पहले का है उसी को तोड़ मरोड़ करते करी। 2 साल 3 साल तो आप कोरोना में निकाल दिए, पिछला टाइम में इतना पॉलिसी लाए, इतना पॉलिसी का मूल्यांकन भी होना चाहिए ना। कब तक किसी तरह चलेगा। बैंकों का एग्जाम जाओगे ना देने के लिए आपसे, तो इतना पूछता है। हम लोग भी तो अभी न्यू ही जॉब ज्वाइन किए हैं, 4 साल हुआ है, तो इतना पॉलिसी लागू कर दिया कि जाओगे ना तो जीके में डालेगा वो नया नया चीज सब। अब तो करंट एकदम अपडेटेड रहता है। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा याद रखो। इसका जो वीट का हाइब्रिड सीड सबका नाम है ना, वो याद कर लो कहीं भी खोज खोज के। सोनालिका क्या है, राइस का है, वीट का, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम्पल में। आईपीजी में पढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन भी आएगा। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स लेके भी पढ़ोगे तो इसका भी अलग, आजकल तो एएसआरबी भी लेती है एग्जाम, उसमें भी तुम नेट उठ कर जाओगे तो पीजी के बाद एएसआरबी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से, तो उसमें भी आजकल स्कोप बहुत है, तुम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अभी भी उसका एग्जाम है देखो 27 तारीख को। ये सब चीज समझो कि इकोनॉमिक्स हार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ तो बच्चा को देखते हैं कॉमर्स पढ़ता है लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता है, बहुत ये बैड है। और यहाँ तुम बिहार के बात करो, हम बिहार में ही पहले जो झारखंड है धनबाद, वहां देखो मारा मारी होता है सीट के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ने के लिए। पीजी में तो कुछ बच्चे आते हैं लेकिन यूजी का हाल बहुत खराब है यहाँ, समझे। तुम लोग भी हो दरभंगा में, जहाँ मधुबनी हो, दरभंगा और बेगूसराय हो, समस्तीपुर हो, कहीं भी कॉलेज जाओ, अब अच्छे अच्छे टीचर आ चुके हैं, समझे। सब हाईली क्वालिफाइड, सब पढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। ऑनलाइन में भी नहीं आते। टीचर के पास स्टूडेंट ही नहीं है सर, टीचर के पास कोई स्टूडेंट आता ही नहीं है सर मेरे कॉलेज में।
हाँ वही बात है ना, मान के पहले वाला धारा सोच चुके हैं कि टीचर पढ़ाता ही नहीं है, हैं? हम 2-3 सेशन निकाले यहाँ पे आर के कॉलेज में, हाँ ऑफ किया जाए। ठीक है तो कल फिर आ जाएंगे, 1 बज गया, ऑफ किया जाए।